41 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एकेएम एक्सप्लेन पर स्वागत है। तू धोखेबाज कमीना है, बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या तू इन अपराधों को स्वीकार करता है? ये सुनकर झाओ चोंगसियाओ की आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह पूरी तरह से हैरान और भयभीत महसूस करने लगा। परिवार और सामाजिक मूल्यों की दुनिया में बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करना एक अक्षम्य अपराध है। इस अपराध को करने वाले को कम से कम मृत्युदंड तो दिया ही जाएगा। असली डरावनी बात तो यह है कि इच्छा करने पर भी मृत्यु न मिल पाना। दूसरे दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं पूरी तरह से असमंजस में हूँ। झाओ चोंगसियाओ ने आशा की एक किरण को थामे हुए हैरानी का भाव दिखाते हुए यह बात कही। ये देखकर कि दूसरे पक्ष को अभी भी कुछ भ्रम है, झाओ शेंग आगे बढ़ा, सबूत पेश किए और दाव से पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस वर्ष के 7वें चंद्र महीने की पहली या 15वीं तिथि को होगी? आपने छायाहीन कीट का पाउडर मेरे कंधे पर क्यों छोड़ा? ये सुनकर झाओ चोंगसियाओ का चेहरा तुरंत उतर गया। वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया और फूट-फूट कर रोने लगा। उसी समय उसने झाओ जिनजिन का पैर पकड़ लिया और अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दादाजी, मुझे इसमें जबरदस्ती धकेला गया। मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझ पर खून मिलाने वाला जहर लगा दिया है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो जहर भड़क उठेगा और मैं सड़े हुए खून के तालाब में बदल जाऊंगा। झाओ जिनजिन ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया और कठोर स्वर में दाव से पूछा, ये कौन है? इन्होंने तुमसे ऐसा क्यों करवाया? दाव के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ। झाओ चोंगसियाओ झट से उठ खड़ा हुआ, फिर घुटनों के बल बैठ गया और भयभीत चेहरे के साथ बोला, पोते को नहीं पता कि दाव और बाकी लोग कौन हैं। उसे बस इतना पता है कि उनमें से 3 लोग खुद को बुशान के 3 अमर कहते हैं। 7 दिन पहले मैं गलती से उनके हाथों पकड़ा गया और मुझे रक्त नामक औषधि से बेहोश कर दिया गया। फिर उन्होंने मुझसे झाओ शेंग का शिष्टाचार नाम और चोन वेई की पहचान बताने के लिए मजबूर किया। ये कहते हुए उसने उन तीनों को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा। ये देखकर झाओ जिनजिन ने बिना कुछ कहे पूछा, और क्या? उसके बोलते ही झाओ चोंगसियाओ अचानक बार-बार प्रणाम करने लगा और प्रहारों की वजह से उसके सिर से खून बहने लगा। पोते को पता है कि उसने गलती की है। कृपया दादाजी और चाचा किन मेरी जान बख्श दीजिए। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। झाओ चोंगसियाओ जानता था कि अगर उसने दया की भीख मांगने का मौका लिया तो अंत में उसकी मौत निश्चित ही होगी। झाओ जिनजिन ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, हम तुम मरने के लायक हो। ये दृश्य देखकर झाओ शेंग की आंखों में चमक आ गई और वह अचानक बोल पड़ा। दूसरे दादाजी, झाओ चोंगसियाओ भी अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा था। चूंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कोई गंभीर परिणाम नहीं होते हैं तो उसकी जान क्यों न बख्श दी जाए। ये सुनकर झाओ केकिन ने दाव को सलाह दी, हाँ, चोंगसियाओ भी मन ही मन ऐसा नहीं चाहता था। परिवार में अभी कर्मचारियों की कमी है तो क्यों न उसे अच्छे कर्म करके अपने पापों का प्रायश्चित करने दिया जाए। फिर उनका लहजा सख्त हो गया और उन्होंने दाव से पूछा, चोंगसियाओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, उनकी योजना क्या है? अगर तुम्हें उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? जीवन रेखा को नीचे टेका हुआ देखकर झाओ चोंगसियाओ उसे कैसे नहीं पकड़ सकता था। वह बेहद खुश हुआ और उसने दाव के बारे में जो कुछ भी जानता था वह तुरंत बता दिया। यहाँ तक कि उसने दूसरे पक्ष को जाल में फंसाने के लिए खुद को चारा के रूप में भी पेश किया। उसकी बातें सुनकर झाओ जिनजिन का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। झाओ शेंग और झाओ चोंगसियाओ से चर्चा करने के बाद उन्होंने दुश्मन को बाहर निकालने और एक ही झटके में उन्हें खत्म करने की कोशिश करने का फैसला किया। एक दिन बाद दोपहर के समय ड्रैगन काप झील स्थित झाओ परिवार के निवास के बाहर नीले रंग के 3 ड्रैगन घोड़े, जिनमें से प्रत्येक 10 फीट से अधिक ऊंचा था और जिनके खुरों से धुआं निकल रहा था, खुले मैदान में लगातार अपने आल हिला रहे थे। कभी-कभी वे फुफकारते और उनकी नाक से नीली ऊर्जा की धारा निकलती। नीले रंग की पपड़ी वाला बार ड्रैगन घोड़ा अमरता की साधना में पाया जाने वाला एक आम पालतू जानवर है, जिसे पशु संरक्षण संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से पाला जाता है। किंवदंती है कि इसमें ड्रैगन का अंश समाहित है। इसकी वंश परंपरा न केवल एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकती है, बल्कि लगातार 3 दिन और 3 रात तक दौड़ भी सकती है। ड्रैगन घोड़े के बगल में झाओ जिनजिन ने गंभीरतापूर्वक झाओ शेंग और झाओ चोंगवेई को लाल रंग के 2 मुलायम कवच सौंपे। झाओ शेंग ने नरम कवच को उठाया और देखा कि वह महीन गहरे लाल रंग की पपड़ियों से ढका हुआ था, जिन पर अनगिनत मंत्र बह रहे थे और गायब हो रहे थे। वह हैरानी से बोला, आध्यात्मिक कलाकृति क्रिम्सन स्केल कवच। नहीं, ये बहुत कीमती है। झाओ शेंग ने तुरंत मना कर दिया। क्रिम्सन स्केल आर्मर झाओ परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है। इसे 580 शताब्दी पुरानी क्रिम्सन काप मछली की गर्दन के नीचे की पपड़ियों से बनाया गया था और इसकी रक्षात्मक शक्ति उसी स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति की तुलना में दोगुनी है। झाओ परिवार लगभग 300 वर्षों से ड्रैगन काप झील में बसा हुआ है और वे केवल 4 क्रिम्सन स्केल कवच ही जमा करने में कामयाब रहे हैं। इनमें से 2 वस्तुएं पहले ही बिक चुकी हैं। झाओ शेंग और उसके साथी के पास मौजूद 2 वस्तुओं में से पारिवारिक वस्तु के अलावा वो वस्तु भी है जिसे स्थापना के समय के पूर्वज ने अपने पास रखा था और बाकी समय तक पारिवारिक खजाने में छिपा कर रखा था ताकि कोई उसे देख न सके। झाओ जिनजिन ने क्रिम्सन स्केल आर्मर को वापस झाओ शेंग के हाथों में थमाते हुए बहुत गंभीरता से कहा, इसे पहन लो। क्या तुम्हारी जान एक निर्जीव वस्तु से कम कीमती है? ये देखकर झाओ शेंग के पास लाल रंग का कवच पहनने और उसे एक लंबे चोगे से ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पास ही खड़े झाओ चोंगवेई ने भी ऐसा ही किया। जब झाओ चोंगसियाओ ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या और जलन से लाल हो गईं। इस समय झाओ जिनजिन ने उसकी ओर मुड़कर देखा और ठंडे लहजे में उसे फटकारा, तो समझदारी से काम लो। चाहे तुम मर ही जाओ, उन दोनों को जरा भी चोट नहीं लगने देना, वरना मुझे तुम्हारे कबीले की शाखा को कबीले से निकालने के लिए दोष मत देना। जी हाँ दादाजी, मैं समझ गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झाओ चोंगसियाओ बुरी तरह कांप उठी और जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। हम लोग में कुल से निष्कासित होना राजद्रोह के समान है, जिसका परिणाम लगभग निश्चित रूप से मृत्यु होता है। ये दंड अत्यंत क्रूर और निर्मम है। जाने से पहले झाओ जिनजिन ने अपने थैले से द्वितीय श्रेणी का ड्रैगन बाइंडिंग ताबीज निकाला और झाओ शेंग को सौंपते हुए दाव को निर्देश दिया। झाओ शेंग शत्रु को देखते ही तुरंत ड्रैगन बाइंडिंग ताबीज फेंक देना। हम चुपके से उनके पीछे पीछे आएंगे, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक देना और हम पल भर में वहां पहुंच जाएंगे। समझे? मैंने आपकी बात सुन ली, मैं सावधान रहूंगा। झाओ शेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। गाड़ी चलाना। कुछ ही क्षण बाद चाबुक की एक जोरदार आवाज के साथ 3 सिरों वाला नीले रंग के तराजू वाला ड्रैगन घोड़ा अचानक उछल पड़ा और धुएं के बादल उड़ा दिए। उसका शानदार शरीर हवा में उछला और फिर धुएं पर सवार होकर क्षितिज की ओर सीधी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ गया। चल दर। उन तीनों को जाते हुए देखकर झाओ जिनजिन ने अपने संग्रहण थैली से हल्की लकड़ी से बनी 2 झांग लंबी जादुई कलाकृति वाली लकड़ी की पतंग निकाली। इसी बीच झाओ केकिन, झाओ जिनगरे और क्यू रिफाइनिंग के 3 अन्य अंतिम चरण के सदस्यों ने भी उसी जादुई कलाकृति वाली लकड़ी की पतंग को बाहर निकाला। इस घटना से झाओ परिवार सचमुच क्रोधित हो गया और उन्होंने न केवल एक साथ 5 ही शोधन विशेषज्ञों को भेजा, बल्कि अंतिम चरण में प्रत्येक व्यक्ति को द्वितीय श्रेणी का सच्चा रून भी प्रदान किया गया। ये जानना महत्वपूर्ण है कि निम्नतम श्रेणी का द्वितीय स्तर का दाव रून भी प्रारंभिक अवस्था में साधना कर रहे साधक के पूर्ण बल से किए गए हमले के बराबर होता है। प्रत्येक रून की कीमत कम से कम कई सौ स्पिरिट स्टोन होती है। 2 सांसों के बाद 5 लोगों द्वारा संचालित हल्की लकड़ी की पतंग सरसराहट की आवाज के साथ आकाश में उड़ गई। कुछ ही देर में लकड़ी की पतंग काले बिंदुओं में बदल गई और बादलों में गायब हो गई। दूसरी ओर झाओ शेंग और उसके 2 साथी नीले रंग के स्केल वाले ड्रैगन घोड़े पर सवार होकर तेजी से किशिया शिखर की ओर बढ़ रहे थे। झाओ चोंगसियाओ को बुशान के 3 अमरों की योजनाओं की जानकारी नहीं थी। उन्हें केवल झाओ शेंग और दूसरे व्यक्ति को किशिया शिखर पर ले जाने का आदेश मिला था। जहां तक इस बात का सवाल है कि बुशान के 3 अमर बीच में हमला करेंगे या किशिया शिखर पर, झाओ चोंगसियाओ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन तीनों को पूरी गति से सवारी करते समय अपने आसपास के वातावरण के प्रति लगातार सतर्क रहना पड़ता था। इस तरह से अपने दिमाग को तनाव में रखना वाकई बहुत थका देने वाला होता है। 3 घंटे बाद जब क्षितिज पर सूरज डूबने लगा तो झाओ शेंग और उनके 2 साथी रास्ते में किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना किए बिना किशिया पर्वत पर पहुंच गए। किशिया चोटी ड्रैगन काप झील से 400 मील से अधिक उत्तर पश्चिम में यांगांग पर्वतमाला के भीतरी भाग में स्थित है। ये चोटी हजारों फीट ऊंची है, जिसमें खड़ी ढलानें, प्राचीन वृक्ष और जंगली फूल है। लगभग 10 फीट चौड़ा एक संकरा नीले पत्थर का रास्ता बड़े पेड़ों और हरे पौधों से आंशिक रूप से छिपा हुआ है, जो पहाड़ की तलहटी से शिखर तक घुमावदार तरीके से जाता है। झाओ शेंग और उनके 2 साथी किशिया शिखर की तलहटी में घोड़े से उतरे और नीले रंग के स्केल वाले ड्रैगन घोड़े को देखभाल के लिए पर्वत संरक्षक को सौंप दिया। पर्वत के संरक्षक नश्वर प्राणियों का एक समूह है, जिनके पूर्वज भी एक साधनाशील परिवार से आए थे, लेकिन वे सभी बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। उन्होंने पास के एक साधना परिवार से एक कमीशन स्वीकार किया और पीढ़ियों से क्यूजिया पर तैनात है, जो विशेष रूप से साधना करने वालों की सेवा करते हैं। जैसे ही वे तीनों पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखे, झाओ चोंगसियाओ अचानक रुक गई। उसने घबराहट भरे भाव से झाओ शेंग की ओर देखा और बोलने में हिचकिचाई। झाओ शेंग ने ये देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ओम, बुशान के 3 अमर लोगों को देखने के बाद क्या आप कृपया तुरंत हमला नहीं करेंगे? मुझे पहले कुछ शब्द कहने दीजिए। झाओ चोंगसियाओ ने दाव को शांत करने के लिए अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको मुझे समझाने के लिए एक कारण देना होगा। झाओ शेंग ने तुरंत सहमति जताई। इस समय झाओ चोंगवेई ने आपत्ति जताते हुए कहा, हम झाओ शेंग के शिष्टाचार नाम को नजरअंदाज करते हैं। शायद वह कुछ बुरा करने की योजना बना रहा हो। झाओ चोंगसियाओ ने कड़वाहट भरे भाव से कहा, मुझे भ्रष्ट करने वाले रक्त से जहर दिया गया है। मैं पहले उन्हें छल करके विनाश प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता हूं। ये सुनकर झाओ शेंग सब रह गया। वो लगभग भूल ही गया था कि झाओ चोंगसियाओ के पास एक घातक भूत है। झाओ शेंग ने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि वह कुछ समय खरीद सकता है और झाओ चोंगसियाओ आखिरकार उसका अपना ही था, इसलिए वह उसे हद से ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था। तो वह मान गया, ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि इससे योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। झाओ चोंगसियाओ बेहद खुश हुई और तुरंत सहमत हो गई। झाओ शेंग ने सिर हिलाया, एक तरफ हट गए और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हुए कहा, तो कृपया
झाओ चोंगक्सियाओ ने गहरी सांस ली और किशिया पीठ पर आगे बढ़ गई, जबकि झाओ शेंग होते हुए झाओ चोंगवेई को अपने ठीक पीछे खींच रही थी। हालांकि किशिया छोटी खड़ी ढलान वाली है और पत्थर की सीढ़ियां फिसलन भरी है, फिर भी ये 3 चीज शोधन साधकों के लिए कोई चुनौती नहीं है। 15 मिनट से भी कम समय में वे तीनों हजार पत्थरों की सीढ़ियां पार करके पहाड़ के आधे रास्ते पर एक समतल जगह पर पहुंच गए। ये पहाड़ों में स्थित एक गड्ढा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग मीटर है और चट्टान के किनारे के ठीक बगल में दृश्यों को देखने के लिए 4 स्तंभों वाला एक पत्थर का मंडप बनाया गया है। जैसे ही वे तीनों चबूतरे पर कदम रखे, उन्होंने पत्थर के मंडप में 2 लोगों को देखा, एक खड़ा था और एक बैठा था। दोनों पुरुषों ने खुबानी पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और हरे पत्तों के मुकुट धारण किए हुए थे जो दाऊदी पुजारियों से मिलते जुलते थे। बैठे हुए व्यक्ति का चेहरा गोल और भरा हुआ था तथा शरीर मोटा और फूला हुआ था। खड़े हुए व्यक्ति के बाल और दाढ़ी हरे रंग के थे तथा उसकी त्वचा राख जैसी थी, जिससे वह जीवित व्यक्ति की बजाय मृत व्यक्ति जैसा लग रहा था। उन दोनों को देखते ही झाओ चोंगक्सियाओ बुरी तरह कांप उठी और वहीं जम गई। झाओ शेंग ने अपनी आंखों के कोने से उनके असामान्य व्यवहार को देखा और जान गया कि उसके सामने खड़े दोनों व्यक्ति निस्संदेह हुशांग के 3 अमर लोगों में से 2 थे। लेकिन तीसरा व्यक्ति कहां है? यह विचार अभी पूरी तरह से गायब भी नहीं हुआ था कि झाओ शेंग को अचानक अपने पीछे लगातार खटखटाहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी धातु के पत्थर से टकराने की कुरकुरी आवाज हो। झाओ शेंग अचानक मुड़ा और पीछे मुड़कर देखा। नीचे लगभग 1 दर्जन पत्थर की सीढ़ियां ही थीं। एक लंगड़ा आदमी जिसकी दाहिनी पतलून का एक पैर फटा हुआ था, अपने दाहिने हाथ में एक चमकदार चांदी की सांप के सिर वाली छड़ी का सहारा लेकर धीरे-धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। इस स्थिति का सामना करते हुए एक मूर्ख भी जान जाएगा कि दांव में कुछ गड़बड़ है। झाओ शेंग ने चुपके से अपना बायां हाथ अपनी आस्तीन में डाल लिया, जिसमें ड्रैगन फंसाने वाला ताबीज था, और साथ ही झाओ चोंगवेई को धीरे-धीरे पहाड़ की दीवार की ओर वापस खींच लिया। दूसरी ओर झाओ चोंगक्सियाओ अचानक पत्थर के मंडप की ओर दौड़ी और अंदर मौजूद दोनों लोगों को उत्तेजित होकर चिल्लाते हुए बोली, वरिष्ठ, मैं उस व्यक्ति को ले आई हूं। जल्दी से मुझे विनाशक दवा दीजिए। पत्थर के मंडप के अंदर झांग शियों नाम का एक मोटा आदमी बैठा था, जो कि शोधन के 7वें तल के क्षेत्र का ज्ञाता था और वुशांग के 3 अमर लोगों में दूसरे नंबर का कमांडर था। वहां खड़ा हरे बालों वाला भूत तीसरा है, जिसका नाम चूहू है, जो कि शोधन का 6ठे स्तर का साधक है। झाओ चोंगक्सियाओ की चीख सुनकर झांग शियों ने अपना पेट थपथपाया और जोर से हंसते हुए कहा, बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। ये तो बस एक दवा है, लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांग शियों ने लापरवाही से अपनी आस्तीन से एक खून के रंग की गोली निकाली, जो एक चाप में उड़ती हुई ठीक झाओ चोंगक्सियाओ के हाथ में जा गिरी। झाओ चोंगक्सियाओ बेहद खुश हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और खून की गोली निगलने के लिए अपना मुंह खोला। विनाशक लेने के बाद वो कृतज्ञता से भर गया और दाऊ को धन्यवाद देने के लिए बार-बार झुककर बोला, वरिष्ठ, विनाशक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कनिष्ठ आपका अत्यंत आभारी है। तभी बैसाखियों के सहारे एक लंगड़ा आदमी इस गड्ढे में प्रकट हुआ। झाओ चोंगक्सियाओ के चेहरे के भाव देखकर वह अचानक बोल पड़ा, छोटे बदमाश, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। याद रखना, कभी किसी की बातों पर विश्वास मत करना। अगले जन्म में यह मत भूलना। ये सुनकर झाओ चोंगक्सियाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह सदमे में हकलाते हुए बोला, पूर्ण वरिष्ठ, यह क्या है? ओह, उसने अभी आधा ही बोला था कि झाओ चोंगक्सियाओ अचानक कांप उठा। उसकी खुली त्वचा तुरंत चमकदार लाल और बैंगनी हो गई और उसके रोम छिद्रों से अनगिनत खून की बूंदें रिसने लगी। पलक झपकते ही झाओ चोंगक्सियाओ के 7 छिद्रों से गहरे बैंगनी रंग का मवाद और खून बहने लगा और उसकी त्वचा तेजी से अलग बन गई, जिससे बड़ी मात्रा में मवाद और खून रिसने लगा। महज 7 या 8 सांसों में झाओ चोंगक्सियाओ का शरीर सबके सामने खून के एक बड़े तालाब में बदल गया। हवा का एक झोंका आया और लाल और सफेद रंग का एक कंकाल धड़ाम से गिर पड़ा और खून के धब्बों में बिखर गया। वह दृश्य बेहद भयावह था। उल्टी झाओ चोंगवेई ने ऐसा खूनी मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसका पेट तुरंत मरोड़ उठा और ऐंठन होने लगी। उसने अपनी पीठ झुकाई और उल्टी करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये देखकर विकलांग व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुआ। उनके विचार में किसी को उदाहरण बनाने का ये कदम बिल्कुल सही समय पर उठाया गया था। बाद में जब दोनों बच्चों को राजी करने की बात आएगी तो इससे शायद काफी मेहनत बच जाएगी। यह अपन व्यक्ति वुशांग में 3 अमर लोगों का नेता है। उसका असली नाम और पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। यहाँ तक कि उसके 2 सगे भाई भी इसके बारे में नहीं जानते। वह हमेशा खुद को लंगड़ा बूढ़ा झूठ कहता था और दावा करता था कि वह तीनों अमरों में सबसे शक्तिशाली है और शोधन की महान पूर्णता के करीब है। और जो धीरे-धीरे झाओ शेंग और उसके साथी के पास पहुंचा और 9वें स्तर की क्यू रिफाइनिंग से एक शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, तुम दोनों बेहतर होगा कि आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। मुझे जरा भी कुछ करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हें पछतावा होगा। झाओ शेंग ने झाओ चोंगवेई को वापस चट्टान की ओर खींचा और सावधानी से पूछा, तुम लोग कौन हो? आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ झो लाओगुआई ने विजयी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम पूछते हो कि हम कौन हैं? मैं तुम्हारा भावी गुरु हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है। झाओ शेंग अचानक चिल्लाया। वो कुछ समय लेना चाहता था क्योंकि स्थिति वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। वुशांग के तीनों अमर एक साथ खड़े नहीं थे। अपंग और अन्य 2 कम से कम 5 या 6 झांग की दूरी पर थे, जबकि ड्रैगन फंसाने वाले ताबीज की सीमा केवल 3 झांग थी। ये थोड़ा पेचीदा है। झो लाओगुआई ने हंसते हुए कहा, जब मैं तुम पर प्रतिबंध लगा दूंगा तब तुम्हारे पास बात करने के लिए काफी समय होगा। बोलते समय उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। अपंग को 2 झांग की दूरी के भीतर आते देख झाओ शेंग ने अपने दांत पीसते हुए अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन बाइंडिंग ताबीज को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। अगले ही पल झाओ शेंग की आस्तीन से अचानक एक सुनहरा प्रभामंडल निकला, जो पल भर में अनगिनत गुना फैल गया और एक सुनहरे कटोरे के आकार की प्रकाश ढाल में बदल गया, जिसने झट से झो लाओगुआई को बीच में फंसा लिया। इसके तुरंत बाद प्रकाश की 1 दर्जन से अधिक सुनहरी जंजीरें अचानक अवरोध से बाहर निकली, तुरंत अंदर घुस गई और झो लाओगुआई के सिर, गर्दन, कमर, कूल्हों, बाहों, बाएं पैर और सांप के सिर वाली बैसाखी को इस तरह कसकर बांध लिया जैसे वे जीवित प्राणी हो। बॉस, सावधान रहो। हालांकि झांग शियों की चेतावनी बहुत देर से आई। सक्रिय द्वितीय श्रेणी का ड्रैगन रूम बिजली की गति से चलता है। जब तक उसने यह बात चिल्लाकर कही, तब तक झो लाओगुआई ड्रैगन ताबीज के जाल में फंस चुका था। धतेरी की गुस्से में बड़बड़ाने के बाद झांग शियों ने अपनी कमर से कीड़ों से भरा थैला उतारा, थैला खोला और उसमें से मुट्ठी के आकार के सैकड़ों 4 पंखों वाले खून के मच्छर बाहर निकाल दिए। भनभनाहट, हवा में ही 4 पंखों वाला खून का मच्छर एक बार चक्कर लगाने के बाद तेजी से खून के बादल में बदल गया और झाओ शेंग और झाओ चोंगवेई पर हमला कर दिया। उसी समय तीसरे भाई चूहू के सिर, चेहरे और हाथ पैरों पर अचानक हरे बाल उग आए। फिर वह पत्थर के मंडप से सीधे बाहर कूद गया। उसका शरीर किसी ज़ॉम्बी की तरह अकड़ा हुआ था और वह झाओ शेंग की ओर लपकता हुआ बढ़ा। झाओ शेंग ने 4 पंखों वाले खून चूसने वाले मच्छरों के झुंड की अनदेखी करते हुए झाओ चोंगवेई को अपने पीछे खींच लिया। उसने झटपट एक अग्निगोला ताबीज निकाला, उसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और उसे बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। अगले ही पल आकाश में 7 या 8 झांग की दूरी पर सिर के आकार का एक नारंगी लाल आग का गोला अचानक फट गया और बिखर गया, जो धुंधले पीले आकाश में असाधारण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी समय 4 पंखों वाले खून के मच्छर झाओ शेंग और उसके साथी की ओर झपटे और उन्हें काटने ही वाले थे कि वे सभी एक मोटी ठोस लाल प्रकाश बाधा से टकरा गए। एक रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में क्रिम्सन स्केल आर्मर न केवल अविश्वसनीय रूप से कठोर है, बल्कि इसमें क्रिम्सन लाइट नामक एक द्वितीय स्तरीय रक्षात्मक मंत्र भी शामिल है। जब कोई आध्यात्मिक कलाकृति का स्वामी खतरे में होता है तो किसी भी मूर्ति या अमूर्त हमले से बचाव के लिए लाल प्रकाश स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाता है। ये देखकर तीसरे हरे बालों वाले भूत चूहू के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और वो तुरंत रूपांतरित होकर ड्रैगन ताबीज की सुनहरी प्रकाश ढाल से टकरा गया। चूहू के दशकों लंबे शिथिल साधक के रूप में करी ने उनमें संकट की अत्यंत तीव्र समझ विकसित कर दी थी। जैसे ही उसने लाल रोशनी देखी, उसे अवचेतन रूप से किसी प्रकार के खतरे का आभास हुआ। अरे नहीं, हमें जल्द से जल्द भाग निकलना चाहिए। लेकिन भागने से पहले उसे अपने बॉस को बचाना था। चूहू ज़ॉम्बी में बदलने की महान विधि नामक एक दुष्ट मार्ग का अभ्यास करता है। साधना तकनीक, ये बुरी क्षमता साधक के भौतिक शरीर को एक अविनाशी ज़ॉम्बी रूप में बदल देती है। चूहू दशकों से साधना कर रहा है और उसका शरीर एक काले ज़ॉम्बी से हरे ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसका शरीर न केवल लोहे की तरह कठोर है, बल्कि वह अपार शक्ति से भी परिपूर्ण है। उनका प्रभाव 1000 पाउंड से कहीं अधिक था। हालांकि शोधन का अभ्यास करने वाला साधक दूसरे स्तर के ताबीज को आसानी से भेद नहीं सकता। सुनहरी रोशनी की ढाल थोड़ी सी कांपी और फिर तुरंत सामान्य हो गई। ये दृश्य देखकर चूहू बेहद चिंतित हो गई। उसने डेंजन स्टिफ फोर्स को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर के हरे बाल खड़े हो गए और वह एक मानव आकार के हरे हेजहॉग जैसा दिखने लगा। तेज चटकने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ चूहू का शरीर अचानक अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ा हो गया और फिर उसने अपने पैरों को पीछे की ओर मारा, जिससे तुरंत जमीन में 2 गड्ढे बन गए। उसका शरीर तोप की गोली की तरह ऊपर उठा और सुनहरी रोशनी की ढाल से जोरदार तरीके से टकरा गया। इस बार प्रभाव के कारण सुनहरी प्रकाश ढाल अंदर की ओर धंस गई और अंदर की सुनहरी जंजीरें अचानक कुछ बार तेजी से कांप उठी। कूदना, हालांकि अगले ही पल चूहू ने काला खून खांसा और उसे तुरंत दूर फेंक दिया गया। एक बार फिर असफल होने पर चूहू का चेहरा और भी उग्र हो गया। उसने अपने मुंह से खून पोंछा, जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और तीसरे हमले के लिए तैयार हो गया। तभी दूसरे भाई झांग शियों ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, तीसरे भाई, बड़े भाई को भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। जाहिर तौर से उनकी दृष्टि तीसरे भाई से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। आध्यात्मिक कलाकृति और ड्रैगन फंसाने वाले प्रतीक को देखकर झांग शियों को तुरंत एहसास हो गया कि उसके भाई न केवल मछली पकड़ने में असफल रहे हैं, बल्कि एक जाल में भी फंस गए हैं। ये निर्णय झाओ परिवार की पैतृक आध्यात्मिक कलाकृति लाल कवच की स्पष्ट विशेषताओं पर आधारित है। झांग शियों ने तुरंत पहचान लिया कि लड़के ने लाल रंग का कवच पहन रखा था। क्या ये सामान्य है? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल असामान्य है। चूहू का चेहरा सामान्य रूप से हठी लग रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर झांग शियों पर चिल्लाते हुए कहा, दूसरे भाई, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं बॉस को बचाने जा रहा हूं। हालांकि चूहू ने अनगिनत बुरे काम किए, फिर भी वह झो लाओगुआई के प्रति पूरी तरह वफादार था। वह जानता था कि वर्षों से उसके मालिक द्वारा बार-बार बचाए जाने के बिना वह अनगिनत बार मर चुका होता। धिक्कार है, तुमने किसी तरह का ज़ॉम्बी कुंग फू सीखा और अपना दिमाग खराब कर लिया। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
बोलते समय झांग शियोंग ने अपने 4 पंखों वाले रक्त मच्छर को समेटने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने अपने अंगों को समेटा, अपने शरीर को एक बड़े मांसल गोले में समेटा और तेजी से पत्थर के मंडप से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। तभी अचानक आकाश में एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। शब्द पूरे होने से पहले ही 5 आकृतियां आकाश से नीचे उतरी। झाओ जिंगरे और झाओ किंग पहाड़ की तलहटी में स्थित पत्थर की सीढ़ियों पर कूद गए और झांग शियों का रास्ता रोक दिया। झाओ जिंदिंग और अन्य 2 लोगों ने चूहों को केंद्र में घेर लिया। ये देखकर झाओ शेंग को राहत मिली और उसने झाओ जिंदिंग से चिल्लाकर कहा, दूसरे दादाजी, झाओ चोंगशियाओ की मृत्यु हो गई है। झाओ जिंदिंग ने पास ही पड़े खून से लथपथ कंकाल पर एक नजर डाली, फिर धीरे-धीरे भौहें सिकुड़ी। हालांकि झाओ चोंगशियाओ मृत्यु के योग्य था, फिर भी वह परिवार की मुख्य शाखा का सदस्य था और फिर भी उसकी मृत्यु इतनी दुखद हुई। इसे सहन न कर पाने के कारण झाओ जिंदिंग का गुस्सा अचानक भड़क उठा। अंतिम चरण में 5 की हुई शोधन का सामना करते हुए चूहों और झांग शियों पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ थे और जल्दी ही एक-एक करके पकड़े गए। कहने की जरूरत नहीं, जो लाउआ भी उनमें से एक थे। 9वें स्तर के साधक प्रतिष्ठित शोधन ची रिफाइनिंग बिना कोई हरकत किए ही बंदी बन गए। शायद वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना को झाओ परिवार ने इतनी आसानी से कैसे भनक लगा लिया। झाओ जिंदिंग और अन्य लोग बुशान के 3 अमर देवताओं को आसानी से नहीं मारेंगे, वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि उनसे हर एक बूंद तक लाभ न निकाले, उसके बाद ही उन्हें मारेंगे। 3 दिन बाद जब झाओ शेंग को लगा कि मामला खत्म हो गया है, तभी कबीले के मुखिया झाओ जिंदिंग अचानक उत्साह से भरे चेहरे के साथ उनके दरवाजे पर आ गए। जब दोनों बैठक कक्ष में बैठ गए, तो इससे पहले कि झाओ शेंग कुछ बोल पाते, झाओ जियालिंग ने उत्सुकता से कुछ निकाला, उन्हें दिया और रहस्यमय ढंग से कहा, झाओ शेंग के शिष्टाचार के अनुसार इसे देखिए। झाओ शेंग ने गौर से देखा तो पाया कि वह वस्तु सफेद रेशम के टुकड़े जैसी लग रही थी, जो छूने में मुलायम और चिकनी थी और जिसे आसानी से गेंद के आकार में गूंथा जा सकता था। खोलने पर रेशमी कपड़ा बेहद पतला और पारदर्शी होता है, लगभग 1 फुट चौकोर। इसकी सतह पर घनी तरह से बने रहस्यमय अक्षर खुदे हुए हैं। ये अक्षर लिखे नहीं गए हैं, बल्कि एक-एक करके कढ़ाई किए गए हैं। झाओ शेंग ने हैरानी भरे भाव से दाव से पूछा, यह क्या है? क्या ये साधना तकनीक है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि अभी पूरी तरह से लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। झाओ जिंदिंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए जल्दी से समझाया, हालांकि यह साधना तकनीक नहीं है, लेकिन ताबीज साधकों के लिए यह व्यावहारिक रूप से साधना तकनीक के समान ही है। इस रेशमी स्क्रॉल में ताबीज संचयन तकनीक नामक ताबीज बनाने की विधि दर्ज है। उद्धरण चिन्ह। रून्स को स्टैक करना। ये सुनकर झाओ शेंग को अचानक झटका लगा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम किसी प्राचीन पुस्तक में देखा हो। उसने जल्दी से रेशम को खोला और उसका बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन उस पर बने प्रतीक अमल रूप में प्रचलित प्रतीकों से पूरी तरह से भिन्न थे और वह उनमें से एक को भी नहीं पहचान सका। झाओ शेंग के विचारों को भांपते हुए झाओ जिंदिंग ने तुरंत अपने थैले से एक प्राचीन पुस्तक निकाली और उसे झाओ शेंग को सौंपते हुए गंभीरता से दाव को निर्देश दिया, ये पुस्तक ताई आध्यात्मिक ग्रंथ पर टिकाई उनके पास से मिली है। आपको इसे सुरक्षित रखना होगा और किसी और को इसे देखने नहीं देना होगा। झाओ शेंग ताई शब्द सुनते ही चौंक गया। अमर लोक की मरम्मत करते समय ताई से संबंधित सभी वस्तुएं सीधे ताई आत्मा लोक की ओर इंगित करती हैं। झाओ शेंग के ज्ञान के अनुसार वह जिस दुनिया में रहता था उसे स्वर्ग स्तंभ लोक कहा जाता था। स्वर्ग स्तंभ लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता पर लगी सीमा के कारण साधक अधिकतम केवल आत्मा रूपांतरण स्तर तक ही पहुंच सकते थे। आत्मा रूपांतरण के स्तर तक पहुंचने के बाद साधकों को आध्यात्मिक क्षेत्र में आरोहण के मार्ग खोजने होंगे ताकि साधना जारी रह सके। ताई आत्मा क्षेत्र स्वर्ग स्तंभ विष्णु रूपांतरण आत्मा सच्चे भगवान है, आरोहण के बाद कहां जाना है। आरोहण के दौरान सच्चे प्रभु आत्मा के सफल रूपांतरण ने स्वर्ग स्तंभ जगत के साथ संबंधों को पूरी तरह से नहीं तोड़ा। जब भी स्वर्ग स्तंभ जगत में आरोहण के दौरान कोई नया रूपांतरण आत्मा सच्चा स्वामी प्रकट होता है, तो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे कुछ वरिष्ठ आरोहण गुरु इस अवसर का लाभ उठाकर आरोहण मार्ग के माध्यम से ताई आत्मा क्षेत्र की कुछ साधना तकनीकों को स्वर्ग स्तंभ जगत में प्रसारित करते हैं। असंख्य सहस्राब्दियों से अनगिनत रूपांतरण आत्मा सच्चे स्वामियों के प्रयासों के माध्यम से ताई आत्मा क्षेत्र की गुप्त कलाएं और साधना तकनीक धीरे-धीरे स्वर्ग स्तंभ जगत में फैल गई है। हालांकि इस तरह की किंवदंती गोल्डन कोस्ट या उससे ऊपर के बड़े संप्रदायों या साधना परिवारों तक ही सीमित है और साधारण साधना परिवार शायद ही इसके वास्तविक रूप को देख पाते हैं। झाओ शेंग को ये देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि बुशान थरी इमोर्टल जैसे एक स्वतंत्र साधक को वास्तव में ताई लिंगवन कमेंट्री की एक प्रति मिल सकती है। इससे वाकई में उन तीनों को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। हालांकि झाओ शेंग को इस बात पर और भी आश्चर्य हुआ कि बुशान के 3 अमर लोगों के पास इतना कीमती खजाना था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दाओशियो अमर क्षेत्र में ताई आत्मा क्षेत्र की साधना तकनीकों से संबंधित किसी भी ज्ञान को प्रमुख संप्रदायों और शक्तिशाली ताकतों द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें ये कैसे मिला? यदि इन दोनों चीजों के कारण परिवार पर घोर विपत्ति आ जाए, तो यह ही पूर्ण क्षति होगी। ये सोचकर झाओ शेंग हिचकिचाया और पूछा, यह मामला शायद बहुत जोखिम भरा है। क्या परिवार में कोई है? झाओ जिंदिंग ने अचानक आत्मविश्वास से हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, आगे कोई परेशानी नहीं होगी। आपको परिवार की पूछताछ विधियों पर भरोसा करना होगा। वे तीनों काया हैं। 7-8 बार पूछताछ करने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये दोनों वस्तुएं कब्रिस्तान के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मकबरे से मिली थी। इसके अलावा ज़ॉम्बी को रूपांतरित करने की महान तकनीक नामक एक पुस्तक भी मिली थी। उन्होंने आपको और चोंगवेई को इसलिए अगवा किया था क्योंकि वे ताबीजों को एक के ऊपर एक रखने की तकनीक नहीं सीख पाए थे। ये सुनकर झाओ शेंग को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। असल में बुशान के तीनों अमर इतने मूर्ख थे कि वे ऐसा अजीबोगरीब विचार ही नहीं सोच पाए। दुर्भाग्यवश मनुष्य योजना बनाता है, ईश्वर करता है। अंततः उन तीनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि इसके बजाय झाओ परिवार को लाभ हुआ। ये सोचकर झाओ शेंग को राहत महसूस हुई। वह जानता था कि जंगतियानिवान से दाव द्वारा खोजी गई कलाकृतियों से भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आकाश दफन स्थल मूल रूप से मध्य महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित था, जो लगभग 10,000 मील में फैला एक खंडहर हो चुका पाताल लोक था। मध्य पृथ्वी स्वर्ग स्तंभ जगत के रूप में मानव जाति की जन्मभूमि है, जिसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास है, जिसने सहस्राब्दियों से अनगिनत आपदाओं और विपत्तियों को सहन किया है। स्वर्गीय दफन स्थल मूल रूप से एक अत्यंत समृद्ध अमर लोक था। किंवदंती के अनुसार 10,000 वर्ष पूर्व एक दानव ने महान रक्त बलिदान सरणी के माध्यम से एक अंतरिक्ष समय दरार खोल दी, जिससे पाताल लोक को स्वर्ग स्तंभ लोक पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया। स्काई बरियल मूल रूप से वह स्थान था जहां 10,000 आत्माओं की महान रक्त बलि सरणी स्थापित की गई थी और यह वह पहला स्थान भी था जिस पर पाताल लोक के भूक्षेत्र ने आक्रमण किया था। उस भीषण आपदा के बाद तियानजांग युवान पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया था। क्योंकि उस स्पेस टाइम दरार को पूरी तरह से सील नहीं किया जा सका, इसलिए पाताल लोक की नींव क्यों लगातार स्वर्ग स्तंभ जगत में घुसपैठ करती रही, जिसके परिणामस्वरूप अंततः स्वर्गीय दफन मैदान भूतों और लाशों के लिए एक स्वर्ग में बदल गया। झाओ जिंदिंग को विदा करने के बाद झाओ शेंग ने प्राचीन पुस्तक को छुआ और अचानक हंसने लगा। पहली बार उसे लगा कि उसने गलत अनुमान लगाया है। कहावत है ना, टूटे हुए जहाज में भी 3 पाउंड कीलें होती हैं। झाओ परिवार ने 300 वर्षों में 3 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए हैं। जहां तक कल्टीवेटर की बात है, झाओ शेंग को यह विश्वास ही नहीं होता कि परिवार ने कोई अच्छी प्रतिभा अर्जित नहीं की है और इसलिए हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले उसने क्रिम्सन स्केल आर्मर के 2 टुकड़े निकाले और इस बार उसने ताई आध्यात्मिक लिपि की व्याख्या निकाली। अगर झाओ परिवार को आखिरकार ड्रैगन काप झील से दूर जाना पड़े, तो झाओ शेंग का मानना है कि उनके लिए अपनी बचत को इकट्ठा करना और दांत पीस कर एक और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फिर खरीदना मुश्किल नहीं होगा। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो क्रिम्सन स्केल आर्मर के 2 टुकड़ों के बदले एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फिर प्राप्त करना पर्याप्त से अधिक है। झाओ परिवार के भविष्य को लेकर अपनी चिंताओं को एक तरफ रखते हुए झाओ शेंग ने प्राचीन पुस्तकों और रेशमी स्क्रॉल को उठाया और उत्सुकता से शांत कमरे में प्रवेश किया और खुद को अपनी पढ़ाई में लीन कर लिया। समय कितनी तेजी से बीता है और एक और साल पलक झपकते ही गुजर गया। जैसे-जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रही है, इस दुनिया का केंद्र बिंदु तियानजू पर्वत कोहे और बादलों से घिरा हुआ है और इसकी हरी-भरी चोटियां जीवन से भरपूर हैं। तियानजू पर्वत के दक्षिणी ढलान पर 1000 मीटर ऊंची पर्वतीय दीवार के एक हिस्से पर एक बहुत बड़ी गुफा है जिसका प्रवेश द्वार 100 फीट ऊंचा है, लंबाई लगभग 20 मील है और आंतरिक क्षेत्रफल लगभग 100 मील है। गुफा के भीतर मंडप, मीनारें और किले बिखरे हुए हैं, साथ ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किले और सुव्यवस्थित सड़कें भी हैं। गुफा के चारों ओर लगभग 33 मीटर ऊंची पत्थर और सोने की 2 परतें हैं, जो इसे एक समृद्ध शहर जैसा रूप देती हैं। गुफा के चारों ओर की गुफा की दीवारें घनी आबादी वाली गुफाओं से भरी हुई हैं और साधक लगातार उनमें अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, जिससे ये जगह बेहद व्यस्त प्रतीत होती है। यह विशाल गुफा स्वर्ग की गुफा नगरी है, जो स्वर्ग स्तंभ जगत में 4 प्रसिद्ध स्वतंत्र साधक नगरों में से एक है। तियानजू पर्वत पर हाल ही में मूसलाधार बारिश हुई थी और जमा हुआ पानी विशेष रूप से खोदी गई भूमिगत नहरों के माध्यम से पर्वत से नीचे बह गया, जिससे डोंगटियन शहर की जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से साफ हो गई और शहर काफी साफ हो गया। झाओ योंगनगु जल्दी से पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़े और 3 गलियों और सड़कों से गुजरे। वह बेहद सतर्क था, उसका दाहिना हाथ हमेशा उसकी बाहों में पकड़े लकड़ी के बक्से पर टिका रहता था। बक्सा बिल्कुल भी भारी नहीं था, लेकिन उसका बोझ उसके दिल पर भारी था। झाओ योंगनगु एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है और उनकी एक और पहचान भी है। उनका जन्म ड्रैगन काप झील के झाओ परिवार में हुआ था और वे रिश्तेदारी की 5 डिग्री के भीतर परिवार के मुखिया झाओ झाओशिंग के करीबी रिश्तेदार थे। 2 महीने पहले तक वह परिवार को सामान पहुंचाने में मदद कर रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अद्भुत चीज अचानक उनकी झोली में आ गिरेगी। उस दिन कुलपति ने अचानक उसे बुलाया और पूछा कि क्या वह डोंगटियन शहर जाने के लिए तैयार है। झाओ योंगनगु ने बेशक बिना किसी झिझक के ऐसे शानदार अवसर को स्वीकार कर लिया। हालांकि कभी-कभी एक गलत विचार अच्छी चीज को आपदा में बदल सकता है। झाओ योंगनगु अचानक तनावग्रस्त हो गया, उसने अपने मन में चल रहे विचार को दबा दिया और तेजी से पत्थर से बनी सड़क पर चलने लगा और इस तरह वह बाहरी शहर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हजारों वर्षों के निरंतर उत्खनन और विस्तार के दौरान डोंगटियन शहर ने स्वाभाविक रूप से 3 क्षेत्रों का निर्माण किया। सबसे भीतरी और मूल रूप से निर्मित आंतरिक शहर, 2 शहर की दीवारों के बीच स्थित बाहरी शहर और अमर गुफा क्षेत्र जो पहाड़ की ढलान में तराशा गया है और पहाड़ की दीवारों से जुड़ा हुआ है। यह कोई कृत्रिम रूप से परिभाषित ब्लॉक नहीं है, ये केवल एक परंपरा का मामला है।
हालांकि झाओ योंगडू जैसे नश्वर लोगों के मन में भीतरी शहर और अमर गुफा क्षेत्र वो स्थान है जहां साधक रहते हैं और काम करते हैं, जबकि बाहरी शहर ड्रैगनों का एक मिश्रित समूह है जिसमें 32 मत लूट कल्टीवेटर जड़ी बूटी संग्राहक और उसके जैसे कई अन्य नश्वर लोग शामिल हैं जो साधकों की सेवा करते हैं। झाओ परिवार की झाओ फैमिली मिसलेनियस स्पिरिट शॉप शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। दुकान का सामने का हिस्सा बड़ा नहीं था, लेकिन पिछवाड़ा साधारण रूप से विशाल था जिसमें 2 आंगन थे। हालांकि फिलहाल झाओ की विविध शराब की दुकान का केवल आधा दरवाजा ही खुला है और एक पतला युवक अंदर आग से बैठा है। झाओ योंगडू दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उस ऊर्जावान युवक ने उसे देखा, अचानक खड़ा हो गया और दौड़कर उसका अभिवादन करते हुए दाव से चिंतित भाव से पूछा, दूसरे चाचा क्या आपको वह वापस मिल गया? हाँ, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। झाओ योंगडू ने हल्के से सिर हिलाया और फिर दाव से धीमी आवाज में पूछा, क्या चाचा जी एकांतवास से बाहर आ गए हैं? ऊर्जावान युवक झाओ शियाओडोंग ने मुस्कुराते हुए झाओ योंगडू को तुरंत पिछवाड़े में ले गया। आगे चलते हुए उसने कहा, अभी तक नहीं, 3 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। इससे मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ। झाओ योंगडू एक पल के लिए चुप हो गया। 3 दिन पहले उसके चाचा ने उसे खजाना मंडप से एक खजाना लाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद वह एकांतवास के लिए साधना कक्ष में जल्दी से प्रवेश कर गया। पिछले कुछ दिनों से वह ट्रेजर टेलिस्मान पवेलियन के बाहर पहरा दे रहा है, जहां अभी खजाने पहुंचे हैं। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और जितनी जल्दी हो सके विविध शराब की दुकान पर लौट आया। दुकान के पिछवाड़े में झाओ योंगडू ने खजाने से भरे लकड़ी के बक्से को मेज पर रख दिया। झाओ शियाओडोंग ने मुस्कुराते हुए लकड़ी का बक्सा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके दूसरे चाचा ने उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। झाओ योंगडू ने दाव को चेतावनी दी, सावधान रहो, यहाँ की चीजें 2-3 शहर में एक दुकान के बदले में बदली जा सकती हैं। ये सुनकर झाओ शियाओडोंग लड़खड़ा गया। अब उसमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा पैदा करने की हिम्मत नहीं बची थी और वह तुरंत बहुत दूर जाकर छिप गया। झाओ परिवार ने इस विविध प्रकार की शराब की दुकान का सामने का हिस्सा और आंगन खरीदने के लिए 1000 से अधिक स्पिरिट स्टोन खर्च किए। उसने मन ही मन सोचा, आखिर किस तरह का खजाना इतना महंगा हो सकता है? इतनी दृष्टता दिखाने और अपने दूसरे चाचा को इतना कीमती खजाना खरीदने की अनुमति देने के लिए कुलपिता भी दोषी है। क्या उन्हें उन नीच भ्रष्ट अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का डर नहीं है? झाओ जियाओडोंग को दाव झाओ शेंग के इरादे का पता नहीं था। झाओ शेंग की हरकतें भी संयोगवश ही थी। वह झाओ योंगडू से सामान मंगवाने के बजाय खुद भी जा सकता था। मैंने ऐसा करने का फैसला पूरी तरह से संयोगवश किया। 3 दिन पहले उन्हें अचानक एक प्रेरणा मिली और उन्होंने ताबीज को एक के ऊपर एक रखने की तकनीक में एक कठिन समस्या का समाधान ढूंढ लिया। झाओ शेंग को ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दाव कब एकांतवास से बाहर आएगा और उन्हें डर था कि कहीं वे खजाने को प्राप्त करने का अवसर न चूक जाए। इसलिए झाओ शेंग के पास इस मामले को झाओ योंगडू को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर वह एकांत में ताबीज बनाने में जुट गया। जैसे जैसे झाओ योंगडू और उसका भतीजा चिंतित और अधीर होते जा रहे थे, झाओ शेंग भी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। गुप्त कक्ष के अंदर झाओ शेंग ने एकाग्रता और शांति बनाए रखते हुए एक ताबीज ब्रश को हाथ में लिया और ताबीज के कागज पर ड्रैगन स्नेक की आकृति बनाई। जल्द ही ताबीज का कागज आध्यात्मिक प्रकाश से भर गया और ताबीज की आकृति झिलमिलाने लगी, जिससे एक विचित्र ताबीज की छवि बन गई। आकाश से पानी की एक हल्की बूंद उठती हुई प्रतीत हुई, धुंधली और अलौकिक, फिर भी उसमें एक शिकारी आभा समाई हुई थी। ये है मिस्ट स्वॉर्ड टैलिस्मैन। यह एक नए प्रकार का ताबीज है जिसे झाओ शेंग ने 6 महीने पहले ड्रिपिंग स्वॉर्ड्समैन से बनाया था और इसका रैंक प्रथम है। इसलिए झाओ शेंग ने जिन सभी ताबीजों में महारत हासिल की है, उनमें से धुंध की तलवार के ताबीज के बारे में उनकी समझ सबसे गहरी है और उस पर उनकी महारत सबसे व्यापक है। ताबीज के पूरा हो जाने के बाद झाओ शेंग ने अपना ब्रश घुमाया और उसी धुंध की तलवार का ताबीज बनाया, लेकिन इसे कहीं और बनाने के बजाय उसने इसे अभी पूरी किए गए ताबीज पर ही उल्टे क्रम में बनाया, ताबीज के पैटर्न का अनुसरण करते हुए। आम लोगों को इसमें कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन अगर कोई विशेषज्ञ जिसने कई वर्षों तक ताबीजों का अध्ययन किया हो इसे देखे तो वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हो जाएगा। जब झाओ शेंग ने दूसरी बार ताबीज बनाया तो उसके ब्रश की नोक आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठी, जो मौजूदा ताबीज के पथ को पूरी तरह से ढक रही थी। यह विधि देखने में सरल लगती है, लेकिन वास्तविकता में ये बेहद कठिन है। अगर आपको रहस्य नहीं पता तो आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप हजारों या दसियों हजारों साल बिता दें, क्योंकि एक बार ताबीज बन जाने के बाद प्रेरणा स्वाभाविक रूप से मिलती है। इस बिंदु पर टैलिस्मैन अब केवल आध्यात्मिक शक्ति से रन बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इन और यांग को महसूस कर रहा था। पंचतत्व आध्यात्मिक वस्तुएं जो प्राकृतिक दुनिया से जुड़ती हैं, इस समय आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना अनावश्यक होगा। यदि प्रतीक चिन्ह के भीतर मौजूद आध्यात्मिक सार पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाता है, तो दोनों आत्माएं आपस में टकराएंगी, जिससे ताबीज आत्मा विनाश में विफल हो जाएगा। जिस प्रकार कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार प्रत्येक ताबीज अद्वितीय होता है। 2 ताबीज कभी भी एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि सबसे सरल जल संग्रहण ताबीज के साथ भी कौन सा ताबीज साधक की गारंटी देने का साहस करता है कि वह सभी विवरणों को पूरी तरह से याद रख सकता है और इसे फिर से बनाते समय पिछले स्ट्रोक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार और आध्यात्मिक एक्यूपॉइंट नोड्स के सटीक स्थानों को पूरी तरह से दोहरा सकता है। यदि यह संभव भी होता तो टैलिस्मैन पर मौजूद आध्यात्मिक केंद्र अपनी जगह पर स्थिर होते, जिससे अधिक आध्यात्मिक शक्ति को धारण करने के लिए कोई नया स्थान नहीं बचता। रूम को एक के ऊपर एक रखने का महत्व आध्यात्मिक छिद्रों के विस्तार की गुप्त विधि में निहित है, जिससे वे लगातार मजबूत होते रहते हैं। दूसरा चित्र पूरा करने के बाद झाओ शेंग को मानो इसकी लत लग गई थी। 2 बार बनाने के बाद भी वह नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी दिशा बदल दी और कालानुक्रमिक क्रम में तीसरी बार पत्ते जोड़ना शुरू कर दिया। 3 बार, 4 बार और अंत में कुल 9 बार, जब तक कि वे पूरी तरह से थक नहीं गए, तब जाकर वे रुके। इस बिंदु पर मिस्ट स्वॉर्ड रूम को अब एक ताबीज नहीं माना जा सकता था। कागज पर बना ताबीज तीव्र आध्यात्मिक प्रकाश में धुंधला गया, जो इकट्ठा होकर बिखर नहीं रहा था और ताबीज के चारों ओर एक चमकदार प्रभामंडल बना रहा था। ये कागज के ताबीज की बजाय एक पारदर्शी ताबीज जैसा लग रहा था। अपने सामने ताबीज को देखकर झाओ शेंग जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। हाँ, 1 साल की मेहनत बेकार नहीं गई। ताबीज को एक के ऊपर एक रखने की तकनीक आखिरकार पूरी हो गई। इस समय वह अत्यंत भावुक हो गया। ताबीज को ढेर करने की तकनीक में विभिन्न बारीकियों का ध्यान रखना और आत्माओं पर सूक्ष्म नियंत्रण रखना मानवीय था। बुलेट टाइम तकनीक के बिना अपनी प्रतिभा के साथ इस गुप्त ताबीज तकनीक में महारत हासिल करने में शायद उन्हें दशकों या सदियों लग जाएंगे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बुशांग किसी भी कीमत पर 3 अमर विद्या नहीं सीख सका। अगर वह सीख लेता तो वाकई अद्भुत होता। शांत होने के बाद झाओ शेंग ने परिवर्तित धुंध तलवार ताबीज को अपने भंडारण थैली में रख दिया, नए वस्त्र पहने और साधना कक्ष से बाहर निकल गया। झाओ योंगडू और उनका भतीजा जो पिछवाड़े में इंतजार कर रहे थे, झाओ शेंग के दोबारा प्रकट होते ही तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आ गए। संक्षिप्त शिष्टाचार के आदान प्रदान के बाद झाओ योंगडू ने लघु स्वर्गीय परिपथ ताबीज वाले लकड़ी के बक्से को झाओ शेंग को सौंप दिया। चाचा जी, ये लीजिए जो आपने मांगा था। ये सुनकर झाओ शेंग की आंखें चमक उठी और उसने उंगली के एक झटके से लकड़ी का बक्सा एक क्लिक की आवाज के साथ खोल दिया। लकड़ी के बक्से के अंदर कांस्य रंग की डिस्क के आकार की एक वस्तु थी। ये प्लेट के आकार की वस्तु पूरी तरह से पवन चक्की में पीसे गए तांबे से बनी है। ये गोलाकार है, जिसका व्यास 1 फुट से अधिक नहीं है, लेकिन इसे 9 परतों में विभाजित किया गया है। इस थाली पर प्रत्येक परत में दाव के 9 संकेंद्रित लूप हैं, जिनमें 9 ताबीज रखे जा सकते हैं। 9 परतों वाली यह डिस्क प्रत्येक परत के साथ बड़ी होती जाती है। सबसे निचली परत सबसे ऊपरी परत से लगभग 1.5 गुना बड़ी है। डिस्क के ठीक बीच में लगभग 1 इंच का एक छोटा सा छेद है, जो आध्यात्मिक पत्थर स्थापित करने के लिए एक आध्यात्मिक छिद्र है। झाओ शेंग ने हाथ बढ़ाकर ताबीज की थाली निकाली और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तो यह छोटी स्वर्गीय परिपथ ताबीज की थाली। देखकर ही विश्वास होता है। फन पैन शब्द वस्तुओं को ले जाने वाले पात्र को संदर्भित करता है और किसी वस्तु के चारों ओर व्याप्त दिव्य आभा का भी संकेत देता है। फूपन फूपान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक विशेष जादुई कलाकृति है जिसे ताबीज रखने और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए जादुई कलाकृतियों को बनाने की विधियों का उपयोग करके बनाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग ताबीज साधक विशेष रूप से युद्ध के लिए करते हैं। प्रत्येक साधक जानता है कि दाव ताबीज का उपयोग करना आसान है और यह काफी शक्तिशाली है। हालांकि अन्य विधियों की तुलना में ताबीज को सक्रिय होने में बहुत अधिक समय लगता है। ताबीज जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उतना ही जटिल होता है और उसे सक्रिय होने में उतना ही अधिक समय लगता है। हालांकि ताबीज का इस्तेमाल करने वालों के पास मंत्र उच्चारण को तेज करने की अनगिनत तकनीकें हैं, लेकिन उड़ने वाली तलवार जानवर को वश में करना और दिव्य क्षमता जैसी अन्य आक्रमण विधियों की तुलना में वे अभी भी अविश्वसनीय रूप से धीमी है। इससे पहले कि आप अपना पहला दाव ताबीज चला सके, दुश्मन की उड़ने वाली तलवार पहले ही आपकी गर्दन पर आ चुकी होती है। इमॉर्टल रील की मरम्मत करते समय लगभग हर दिन इस तरह की चीजें होती हैं। ताबीज चला में निपुण सभी साधकों के लिए यह एक बहुत ही वास्तविक, यहाँ तक कि जानलेवा समस्या है। इस प्रकार ताबीज की थाली अस्तित्व में आई। सिंबल डिस्क पर टैलिस्मैन को पहले से लोड करके टैलिस्मैन को उत्तेजित और अनुत्तेजित अवस्थाओं के बीच रखा जाता है। जब अचानक किसी लड़ाई का सामना करना पड़े तो साधक केवल एक विचार से ही ताबीज की थाली पर मौजूद ताबीज को तुरंत सक्रिय कर सकते हैं। इस छोटे दिव्य ताबीज में 9 परतें हैं और प्रत्येक परत में 9 ताबीज रखे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़े तो इस डिस्क को धारण करने वाला साधक एक साथ 81 ताबीजों को सक्रिय कर सकता है, जो अत्यंत भयावह है। ताबीज की थाली के कई फायदे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी के कारण सीमित संसाधनों वाले अनगिनत साधक इसका उपयोग करने से हिचकिचाते हैं। रनस्टोन स्पिरिट स्टोन को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि दाव का ताबीज उस विशेष अवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करता रहता है, जिसे ताबीज किसी भी समय सक्रिय कर सकता है। ताबीज के केंद्र में जड़ा हुआ स्पिरिट स्टोन विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन केवल 1 दिन तक ही टिक सकता है, जबकि एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन लगभग 4 महीने तक ही टिक सकता है। एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए जा सकते हैं। इस गणना के आधार पर स्मॉल हेवनली सर्किट टैलिस्मान प्लेट प्रति वर्ष 3 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपभोग करती है। यदि रनस्टोन का उपयोग युद्ध में किया जाता है तो इसकी खपत बहुत तेजी से होती है।
कभी कभी युद्ध के बाद एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन भी पर्याप्त नहीं होता। क्या ताबीज वाली थाली खरीदने की क्षमता रखने वाला झाओ शेंग एक उद्योगपति है? ये तो स्पष्ट है कि वह नहीं है, चाहे इसका मतलब दिवालिया होना ही क्यों न हो। झाओ शेंग इस छोटे स्वर्गीय चक्र ताबीज प्लेट को खरीदने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जीवन की तुलना में एक साधारण स्पिरिट स्टोन कुछ भी नहीं है। स्मॉल हेवनली साइड टैलिस्मान प्लेट के साथ झाओ शेंग की मृत्यु के खजाने की भूमि में प्रवेश करने की तैयारी काफी हद तक पूरी हो चुकी थी। अब उसके पास करने के लिए केवल दो चीजें बची हैं, नहीं शायद एक ही चीज, स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए ताबीज बनाना। ये सोचकर झाओ शेंग ने तुरंत ताबीज की थाली को अपने थैले में रख दिया। झाओ योंगबो और उसके भतीजे को दुकान पर नजर रखने का निर्देश दिया और फिर ताबीज बनाने वाले कमरे में वापस चले गए। इसके बाद के समय में अपनी दैनिक साधना और नींद के अलावा झाओ शेंग ने अपना अधिकांश समय उन्मत्त रूप से ताबीज बनाने में बिताया। प्रथम श्रेणी की ताबीजों का एक जत्था निकालने के बाद उसने उसका एक पांचवां हिस्सा अपनी दुकान में बिक्री के लिए रख लिया और शेष 4/5वां हिस्सा खजाना मंडप को बेच दिया। झाओ शेंग को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि बाफुगे, जो एक बड़ा और शक्तिशाली व्यवसाय है, अपने ग्राहकों को धमकाएगा, क्योंकि ट्रेजर टेलिस्मैन पवेलियन केव हेवन सिटी के 4 गोल्डन कोर सदस्यों में से एक है। परम पूर्णता में अमर गुरु की संपत्तियां अत्यंत प्रतिष्ठित हैं, हमेशा निष्पक्ष और ईमानदार है और उनकी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी है। डोंगचेन शहर में कई स्वतंत्र साधक अपने खजाने को खजाना ताबीज मंडप में बेचने का विकल्प चुनते हैं। 3 महीने बाद शरद ऋतु का अंतिम समय था और मौसम धीरे-धीरे ठंडा होने लगा था। उस दोपहर झाओ शेंग ने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त कर दी और ताबीज वाले ब्रश का उपयोग करना बंद कर दिया। अपने बगल में रखे इस्पात ताबीजों के मोटे ढेर को देखकर उसने संतुष्टि से हिलाया। एक विचार के साथ झाओ शेंग ने अपनी दिव्य आत्मा की गहराई में स्थित 100 जन्मों के ग्रंथ को प्रकट किया, चौथा पृष्ठ खोला और उसकी व्यक्तिगत जानकारी तुरंत उसके मन में प्रकट हो गई। नाम झाओ शेंग, शिष्टाचार नाम, जीवनकाल 2097, क्षेत्र ची शोधन त्रिस्तरीय, व्यवसाय प्रथम स्तर का रूल मास्टर, शारीरिक संरचना 4 आध्यात्मिक मूल पीला स्तर, प्रारंभिक आत्मा उपचार नश्वर स्तर, प्रतिभा 3 सूंघने की क्षमता पीली श्रेणी, बुलेट टाइम पीली श्रेणी, रॉक हैंड नश्वर श्रेणी, कौशल खेती की तकनीक छोटी उपलब्धि, मंत्र प्रमुख उपलब्धि, लघु उपलब्धि, हल्कापन मंत्र, ताबीज बनाना, बसंत की हवा और बारिश का ताबीज, प्रमुख उपलब्धि, धुंध की तलवार का ताबीज, अति उत्कृष्ट अदृश्यता का ताबीज, लघु उपलब्धि, जंगली पंख का ताबीज, लघु उपलब्धि, जल चिकित्सा का ताबीज, प्रमुख उपलब्धि, मार्शल आर्ट, क्लाउड ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन, अभूतपूर्व स्प्रिंग रेन स्वॉट टेक्निक, अभूतपूर्व। पिछले 1 साल में झाओ शेंग के डेटा पैनल में काफी बदलाव आया है और उन्होंने देखा कि किसी समय एक नया करियर विकल्प सामने आया है। प्रथम श्रेणी का रूल मास्टर, यह एक साधना पेशा है जो 10वें प्रकार के प्रथम श्रेणी की ताबीज को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद अचानक प्रकट हुआ। इसके अलावा झाओ शेंग ने अपने पिछले जीवन से अपनी फुर्ती की कला को फिर से सीखने में 1 महीना बिताया और अपनी खुद की सहज तलवार तकनीक स्प्रिंग रेन स्वॉर्ड भी बनाई। आध्यात्मिक शक्ति सहज सच्ची ऊर्जा से कहीं अधिक है। ऊर्जा का एक उच्च स्तर सहज ऊर्जा को समाहित करता है। सच्ची ऊर्जा की कई विशेषताएं इसमें निहित है। यह अस्थायी रूप से सहज सच्ची की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसका ऊर्जा सच नहीं है। बैंग बैंग बैंग, अचानक ताबीज बनाने वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। झाओ शेंग ने ऊपर देखा, उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। क्या बात है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर से झाओ योंगबो की आवाज आई, चाचा जी परिवार के सदस्य आ गए हैं और बैठक में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं अभी आता हूं। ये सुनकर झाओ शेंग ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन तुरंत जवाब दिया, हां। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद झाओ शेंग बैठक कक्ष में प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत झाओ केकिन को लाल कुर्सी पर बैठे हुए देखा। झाओ शेंग उसे आते देखकर काफी हैरान रह गया और उसने दाव से पूछे बिना नहीं रह सका, चाचा केकिन आप डोंगचेन शहर क्यों आए हैं? क्या कोई बात है? झाओ केकिन ने दाव को सिर हिलाकर कहा, मुझे इस बार एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है। क्या बात है? झाओ शेंग ने लाल कुर्सी की ओर चलते हुए और बैठते हुए पूछा। झाओ केकिन ने अचानक आह भरी और बेबसी से कहा, मैं यहाँ ये दुकान और इसमें मौजूद सब कुछ बेचने आई हूँ। ये सुनकर झाओ शेंग चौंक गया और तुरंत बोला, क्या परिवार सचमुच इतनी बुरी हालत में पहुंच गया है? अगर इस दुकान को पूरी तरह बेच भी दिया जाए तो भी कुछ हजार स्पिरिट स्टोन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मुझे पता है दाऊ, लेकिन इस समय परिवार सचमुच मुश्किल दौर से गुजर रहा है। चौथे चाचा बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करने वाले हैं। उनका कहना है कि इससे मामला सुलझ जाएगा। परिवार के पास अपनी कुछ संपत्तियां बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। झाओ केकिन द्वारा उल्लेखित चौथे चाचा का तात्पर्य झाओ जिंगान से है। तथाकथित मामलों को सुलझाने की बात करें तो इसे समझना आसान है। पिछले 2 वर्षों में ड्रैगन काप झील पर पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिए झाओ परिवार को जियांग समुदाय के कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ी है। झाओ शेंग उनमें से उन शक्तिशाली लोगों के बारे में और भी बेहतर जानता था। तलवार साधना करने वाला चेन जिचुआन पहले स्थान पर था। झाओ जिंगान का मुख्य जनसंपर्क लक्ष्य वही व्यक्ति था। हालांकि झाओ शेंग झाओ जिंगान के दृष्टिकोण को लेकर आशावादी नहीं थे। चेन जिचुआन के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी और अंततः इस मामले का कोई नतीजा निकलने की संभावना नहीं थी। झाओ शेंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दाऊ चेन जिचुआन ने परिवार की दूसरी शाखा के सभी लोगों को उस पर इतना भरोसा दिलाने के लिए गुप्त रूप से क्या वादे किए थे। विशेष रूप से झाओ जिंगान किसी जादू के प्रभाव में प्रतीत होता था, जो लगातार चेन जिचुआन को तरह-तरह के खजाने भेजता रहता था। आप नगर पालिका से नहीं लड़ सकते। ये देखकर कि परिवार पहले ही निर्णय ले चुका है, झाओ शेंग ने और कोई प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा। उन्होंने सीधे झाओ योंगबो और उनके भतीजे झाओ शियाओ को बुलाया और उन्हें झाओ केकिन के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। अपने परिवारों की हालिया परिस्थितियों के बारे में बातचीत करने के बाद झाओ शेंग ने लापरवाही से एक बहाना बनाया और जल्दी से बातचीत समाप्त कर दी। 3 दिन बाद जब झाओ केकिन अपनी दुकान बेचने के लिए एक उपयुक्त खरीदार की तलाश कर रहा था, तभी जड़ी बूटी संग्रह के वेश में झाओ शेंग चुपचाप डोंगचेन शहर से निकल गया। एक सुनसान चट्टानी सतह मिलने के बाद झाओ शेंग ने अपने बाएं पैर से धक्का दिया और उसका शरीर पल भर में 7 या 8 झांग की ऊंचाई तक उड़ गया। अगले ही पल उसने अपने दाहिने पैर से एक उबी हुई चट्टान पर कदम रखा और उसका शरीर 7 या 8 फीट ऊपर उछल गया। हर कदम के साथ झाओ शेंग एक फुर्तीली भीड़ की तरह तेजी से छलांग लगाता और तियांजू पर्वत की चट्टानी सतह पर चढ़ता गया। जल्दी से 1000 फीट की ऊंचाई तक करता गया और अंत में धीरे-धीरे एक काले बिंदु में सिमट गया और बादलों में गायब हो गया। 15 मिनट बाद उस स्थान पर जहां पर्वत की दीवार बादलों के सागर से मिलती है, अचानक एक फुर्तीली आकृति बाहर निकली। झाओ शेंग एक प्राचीन वृक्ष की टेढ़ी शाखा पर खड़ा था और नीचे बादलों के विशाल सागर को देख रहा था। असीम कोहरे के बीच हवा और गरज एक ज्वार की लहर की तरह गरज रही थी। सैकड़ों वर्षों के बाद भी तियांजू पर्वत पर बादलों का शानदार सागर अपरिवर्तित प्रतीत होता है, जो आज भी उतना ही भव्य और विशाल है जितना पहले था। बादलों की पहली परत को भेदने के बाद इसका मतलब है कि वह जमीन से 10 मील से अधिक ऊपर है। झाओ शेंग जिस स्थान की तलाश कर रहा था, वो बादलों के सागर की दूसरी परत के करीब लगभग 18 मील की ऊंचाई पर स्थित था। बादलों के सागर की पहली और दूसरी परतों के बीच का विशाल क्षेत्र तियांजू पर्वत का सबसे हलचल भरा हिस्सा है। झाओ शेंग ने अपने पिछले जीवन का अधिकांश समय इसी क्षेत्र में बिताया था, लेकिन सच कहें तो औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में 30 या 40 साल का अनुभव होने के बावजूद झाओ शेंग को इस जगह के बारे में बहुत कम जानकारी है। क्योंकि यह क्षेत्र इतना विशाल है, इसलिए सैकड़ों मील में फैला हुआ इलाका भी इसके मुकाबले नाखून के आकार का ही लगता है। 2 घंटे बाद झाओ शेंग ने अपने हाथों और पैरों से कोने पर सहारा लिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए चट्टान की एक दरार में आधा नीचे बैठ गया। इस गर्म भूमि पर कदम रखते हुए झाओ शेंग को लगातार सतर्क रहना होगा। एक ओर उन्हें जहरीले कीड़ों या जानवरों से सावधान रहना चाहिए, जो चट्टानों की दरारों और घास और पेड़ों के बीच छिपे रहते हैं और किसी भी समय छुपकर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर जो भी जड़ी बूटी विक्रेता नजर आए उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इस बात की है कि ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। वूश, एक मेज के आकार की परछाई तेज सीटी की आवाज के साथ झाओ शेंग की आंखों के सामने से पलक झपकते ही गुजरी और ध्वनि की गति से लगभग अधिक रफ्तार से तेजी से नीचे गिरने लगी। कुछ ही पलों में वही काले बिंदु में सिमट गई और बादलों के सागर की गहराई में समा गई। झाओ शेंग बेहद डरा हुआ था। सौभाग्य से वह चट्टानों की दरार में आराम कर रहा था, अन्यथा उसे चोट लग जाती। ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, तियांजू पर्वत में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वालों की मौत का सबसे बड़ा कारण। हर साल जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों में से कम आधे लोग गिरती हुई वस्तुओं से टकराने के बाद खाई में गिर जाते हैं और उनका शव पूरी तरह से विकसित हुए बिना ही मर जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर 10,000 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिराया जाए और वह जमीन पर खड़े किसी व्यक्ति को लग जाए तो क्या होगा? माउंट तियांजू की ऊंचाई 10,000 फीट है और वहां चट्टानें गिरने का खतरा ऊपर की तुलना में कई गुना अधिक है। हालांकि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। सौभाग्य से तियांजू पर्वत पर बादलों का सागर और स्वर्गीय मंडल जैसी असामान्य घटनाएं भी होती हैं, जो आकाश से गिरने वाली वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोक लेती हैं। किंवदंती के अनुसार त्रिविध बादल सागर स्वर्गीय समूह से ऊपर की ओर प्रत्येक त्रिविध बादल सागर एक प्राचीन महान प्राणी द्वारा लगाए गए अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध से ढका हुआ था। इन प्राचीन प्रतिबंधों में सील करने और अलग-थलग करने का गुण है, जो उन लोगों को तियांजू पर्वत के ऊपरी स्तरों में प्रवेश करने से रोकता है जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जहां तक अधिक ऊंचाई से गिरती हुई वस्तुओं को रोकने की बात है, वह तो महज एक अतिरिक्त लाभ है। लगभग 15 मिनट बाद झाओ शेंग ने आराम कर लिया था। वो फुर्ती से दरार से बाहर निकला और अपने हाथों और पैरों से तेजी से पकड़कर और धक्का देकर वो पलक झपकते ही एक छिपकली की तरह उड़ने लगा। चट्टान की सतह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 10 झांग, 100 झांग, 1000 फीट। झाओ शेंग की आकृति धीरे-धीरे ऊबड़-खाबड़ चट्टानी पहाड़ियों में गायब हो गई। आधे दिन बाद बादल और धुंध उठने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। दूर क्षितिज पर मदहोश कर देने वाला सूर्यास्त आधा डूब चुका था और बादलों के विशाल सागर को अपने शराब जैसे लाल रंग से रंग रहा था। जैसे ही रात हुई, झाओ शेंग ने आकाश में बादलों की दूसरी परत की ओर देखा और उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाया। एक ही दिन में वह अनजाने में 16 मील की ऊंचाई तक चढ़ गया था। ऐसा लगता है कि बाकी की यात्रा कल तक के लिए टालनी पड़ेगी। झाओ शेंग ने कुछ देर तक आसपास देखा और जल्द ही लगभग 1 मील दूरी गड्ढे में लगभग आधे व्यक्ति की ऊंचाई जितनी एक गुफा का पता लगाया।
कुछ ही छलांगों में झाओ शेंग आसानी से गुफा तक पहुंच गया। गुफा बहुत बड़ी नहीं है, इसकी गहराई केवल 10 फीट से थोड़ी अधिक है। जमीन पर बहुत सारा मलबा बिखरा हुआ है और गुफा की दीवारों पर मानव खुदाई के निशान मौजूद हैं। झाओ शेंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह गुफा जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों द्वारा बनाया गया एक अस्थायी आवास था। वह पहले से ही इसके आदी थे। लाखों वर्षों के खनन और उत्खनन के बाद तियांजु पर्वत की सतह अनगिनत मानव निर्मित गुफाओं से ढकी हुई है। इसके अलावा तियांजु पर्वत का फैंग शुई पांचों महाद्वीपों में अद्वितीय है, जो इसे अमर लोगों के मुक्त साधकों के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। पवित्र भूमि। लाखों वर्षों से असंख्य स्वतंत्र साधकों ने तियांजु पर्वत को अपना अंतिम विश्राम स्थल चुना है। तियांजु पर्वत में स्थित गुप्त क्षेत्र के अधिकांश खंडहर इसी तरह अस्तित्व में आए। इसलिए हर साल तियांजु पर्वत पर पाताल लोक के महलों के कई खंडहर खोजे जाते हैं, जो हजारों साधकों को यहाँ इकट्ठा होने के लिए आकर्षित करते हैं। डोंटियन शहर के विकास और समृद्धि का मुख्य कारण ये खजाने ही थे। मौसम बेहद ठंडा था और बादल व धुंध छाए हुए थे। अपना सूखा राशन खाने और गुफा के प्रवेश द्वार को सावधानीपूर्वक सील करने के बाद झाओ शेंग जल्दी सो गया और रात बिना किसी घटना के बीत गई। अगली सुबह झाओ शेंग ने संघनित पानी से अपना चेहरा धोया और जल्दी से चढ़ाई जारी रखी। पूरी रात शोर मचाने के बाद याओ बीस ने रात्रिकालीन गतिविधियों का एक नया दौर शुरू कर दिया है। इसके बाद झाओ शेंग की यात्रा बहुत ही सुगम रही। महज 15 मिनट में वह 18 मील की ऊंचाई तक चढ़ गया और फिर पूर्व दिशा में क्षैतिज रूप से चढ़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद 20 मील की यात्रा करने के बाद झाओ शेंग एक उभी हुई चट्टान पर पहुंचा और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकने ही वाला था। अचानक उसने अपनी नाक मटकाई। फिर झाओ शेंग ने अचानक ऊपर की ओर देखा। उसकी निगाहें पूरी पर्वत की दीवार के शिखर पर टिक गई। पहाड़ की दीवार पर 30 फीट की दूरी पर एक आधा सूखा आधा हरा सरू का पेड़ था। इस समय एक सरू के पेड़ के बीचों बीच एक सूखे खोखले तने में 1 फुट लंबा थाली के आकार का गहरे नीले रंग का गैनोडर्मा ल्यूसिडम छाया में स्पष्ट रूप से खड़ा था। पहली नजर में यह बहुत ही आकर्षक लगता है। झाओ शेंग ने गैनोडर्मा ल्यूसिडम पर एक नजर डाली, फिर मानो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वह अचानक जमीन से उछला और तेजी से बाहर निकल गया। लगभग 1 दर्जन छलांग लगाने के बाद वह व्यक्ति पलक झपकते ही बहुत दूर भाग गया था। उसी क्षण सरू के पेड़ के बगल में स्थित पहाड़ी की दीवार अचानक पानी की तरह हल्की सी लहरदार हो गई। कुछ बार चमकने के बाद अचानक पहाड़ की दीवार में एक छेद दिखाई दिया और उसमें से 2 पीले और सफेद सिर निकले। वे सभी उस दिशा में देखने लगे जिधर झाओ शेंग गया था। उनके चेहरे खेद से भरे हुए थे। बड़े भाई, क्या उस बच्चे ने हमें देख लिया है? बिल्कुल नहीं, मैंने जो मायावी जाल बिछाया है वह एकदम दोषरहित है। वह लड़का स्पष्ट रूप से नौसिखिया है और उसके लिए इसे भेद पाना नामुमकिन है। भाई, हम यहाँ 7-8 दिनों से फंसे हुए हैं। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? यहाँ दूर दूर तक एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहा। ये जगह इतनी सुनसान है। हम ये बात समझ में आती है। चलो अब चलते हैं। दूसरी ओर झाओ शेंग चट्टान के किनारे पर लगी एक पुरानी पहाड़ी लता को पकड़ते हुए झूलता हुआ दूर चला गया। साथ ही वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और दाव का हल्के से मजाक उड़ाते हुए बोला, ये बेवकूफ कहाँ से आ गया? सीखने के लिए इतनी सारी चीजें थी और इसे उन्हीं बदमाशों की मछली पकड़ने की तकनीकें सीखनी थी। क्या इसमें जरा भी हुनर नहीं है? झाओ शेंग को इन बेवकूफ मछली पकड़ने वाले लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। आपने अपनी उपस्थिति तो छिपा ली है, लेकिन कम से कम गंध को तो छुपाने की कोशिश करें। अरे या वाह, शरीर की गंध 30 फीट दूर हवा में भी महसूस की जा सकती थी। सच बताओ, भला कौन इसे महसूस नहीं करेगा? 2 दिन बाद झाओ शेंग ने लगभग 1000 मील की यात्रा की और अंततः तियांजु पर्वत पर उस स्थान पर पहुंचे जहां इनोर यांग मिलते हैं। उसे अपने पिछले जीवन के प्रवेश द्वार के सचिन को खोजने में 1 और घंटा लग गया। एक विशाल नीला पत्थर जो 3 झांग ऊंचा था। बड़े नीले पत्थर पर खड़े होकर झाओ शेंग लगभग 3 या 4 झांग दूर तक देख रहा था। वहां का घना कोहरा अनंत तक फैला हुआ था, जो ऊपर नीले आकाश से लेकर नीचे गहरी खाई तक फैला हुआ था। उसकी दृष्टि के दायरे में घने कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है मानो अनादिकाल से ही एक अदृश्य दिव्य हथियार ने तियांजु पर्वत को 2 अलग-अलग दुनियाओं में विभाजित कर दिया हो। एक तरफ साफ नीले आकाश के नीचे और दूसरी तरफ घने कोहरे से ढकी हुई। कुछ क्षण बाद झाओ शेंग ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी, अपने थैले से एक अदृश्य ताबीज निकाला और लापरवाही से उसमें आध्यात्मिक शक्ति भर दी। एक अदृश्य लहर के गुजरने के साथ ही झाओ शेंग के चारों ओर पानी की एक चमक दिखाई दी और फिर गायब हो गई। तुरंत बाद हल्की रोशनी टिमटिमाई और उसकी आकृति धीरे-धीरे धुंधली होती गई जब तक कि वह अंततः गायब नहीं हो गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जहां झाओ शेंग पहले खड़ा था, वहां रोशनी थोड़ी विकृत हो गई थी। 2 सांसों के बाद घने कोहरे में अचानक एक मानव आकृति का अंतराल दिखाई दिया, लेकिन आसपास के कोहरे ने तुरंत उसे भर दिया और जल्दी से उसे फिर से चिकना कर दिया। डेथली ट्रेजर लैंड में प्रवेश करते ही झाओ शेंग ने अपनी सतर्कता चरम सीमा तक बढ़ा दी। बहुत धीरे-धीरे चलने लगा और जरा सी भी हलचल होने पर तुरंत खुद को छिपा लेता था। आप जो भी काम करें उसमें हमेशा सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा होता है। झाओ शेंग यहां तक पहुंचने के लिए इतनी सारी परेशानी उठाना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही मर जाए। 300 साल बीत चुके हैं और इस जगह में जबरदस्त बदलाव आए हैं। पिछले जन्म में दर्द सभी खतरनाक स्थान अब अमान्य है। झाओ शेंग केवल सावधानी से आगे बढ़ सकता था और निशानों की तलाश कर रहा था। सौभाग्यवश रास्ते में पड़ने वाले भूभाग और भू आकृतियों में 300 वर्षों में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। झाओ शेंग को बस उन भयंकर याओ 20 पक्षियों से सावधानीपूर्वक बचना होगा। मृत्यु के खजाने की भूमि में रात होने से पहले कितना समय बीता यह कोई नहीं जानता। लगभग पूर्ण अंधकार का सामना करते हुए झाओ शेंग ने बुद्धिमानी से पहाड़ की ढलान को काटकर एक गहरा गड्ढा खोदा और अंत में खुद को उसमें दफना दिया। जल्द ही जमी हुई बर्फ ने गड्ढे की बाहरी परत पर मिट्टी को ठोस बना दिया। कृपया पढ़ना जारी रखें और इसे अपने पसंदीदा में जोड़ें। 2 सप्ताह बाद घने कोहरे के भीतर पर्वत की ढलान पर स्थित एक घाटी ने अंततः एक बार फिर मेहमानों का स्वागत किया। झाओ शेंग धूल और मिट्टी से लथपथ ढलान से नीचे लुढ़क गया और हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और तुरंत स्पिरिट एसेंस निकल ली। साथ ही अपनी बांह पर लगी चोट का इलाज करने के लिए एक उपचार ताबीज भी तोड़ लिया। उसकी बांह पर एक गहरा घाव हो गया था और उसे अनियंत्रित रूप से खून बह रहा था। जैसे ही आध्यात्मिक जल घाव पर लगा, घाव से खून बहना तुरंत बंद हो गया। वह बहुत बदनसीब है। ये यात्रा लगभग 200 किलोमीटर लंबी और 15 दिन की थी। इस दौरान वह दर्जनों बार रास्ता भटक गया और 17 या 18 बार खतरे का सामना किया, लेकिन उसे कभी चोट नहीं आई। पश्चिम की ओर की 99% यात्रा पहले ही पूरी हो चुकी थी। वे माउंट लिंक तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, उन पर एक अप्रत्याशित विपत्ति आ पड़ी। ढलान पर स्थित स्पिरिट मेडिसिन गार्डन से 10 मील से भी कम दूरी पर झाओ शेंग एक चट्टान के किनारे चल रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर की चट्टान पर 2 विशालकाय जानवर आपस में लड़ने लगे, जिससे धरती और चट्टानें ढह गई और बड़े-बड़े टुकड़े गिर पड़े। इससे पहले कि झाओ शेंग पूरी तरह से बच पाता, गिरती हुई मिट्टी और चट्टानों से वह सीधे सिर के बल चला गया। वह धूल और गंदगी से सना हुआ था और उसकी बांह पर एक बड़ा घाव था। एक शब्द हुई क्यूई। कुछ ही समय में झाओ शेंग की बांह पर लगे घाव से खून बहना जल्दी बंद हो गया और वह सिकुड़कर एक लाल रंग की क्रिस्टलीय झिल्ली बन गई और उसके अंदर दानेदार ऊतक बढ़ने लगे। ये देखकर झाओ शेंग समझ गया कि दाव उपचार संबंधी फिजियोथेरेपी से पीड़ित है। उसका शरीर औसत व्यक्ति की तुलना में 7 गुना तेजी से ठीक हो जाता है। चिंता मत करो, पलक झपकते ही दर्जनों समृद्ध औषधीय सुगंध झाओ शेंग की नाक में घुस गई। उन्हें छींक आ गई, लेकिन फिर अचानक वे मुस्कुरा उठे। झाओ शेंग करवट बदलकर खड़ा हो गया और धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए स्पिरिट मेडिसिन गार्डन में चला गया। जैसे ही उसकी नजरें इधर-उधर घूमने लगी, कीमती आध्यात्मिक औषधि के पौधे कभी-कभी सूखे पेड़ के नीचे से घास में और चट्टानों की दरारों में से झांकने लगे। लेकिन ये चीजें झाओ शेंग को रोकने के लिए काफी नहीं थी। वह सीधे पहाड़ की दीवार के सबसे करीब वाले हिस्से की ओर बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद आपको पहाड़ की तलहटी में साफ किया हुआ लगभग आधा एकड़ का एक समतल भूभाग दिखाई देगा। वह भूमि विभिन्न प्रकार की दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियों से ढकी हुई थी। ड्रैगन फ्रूट, 7 हर्ब ग्रीन लीफ, जेड गॉड फ्लावर, 9 बेन जिनसिंग, स्पिरिट रिफाइनिंग ग्रास। झाओ शेंग ने अपने पिछले जीवन में जिन दुर्लभ आध्यात्मिक औषधियों के बीज बोए थे, वे अब विकसित होकर आकार ले चुके हैं। कठोर परिस्थितियों में उगने की आवश्यकता वाले इन आध्यात्मिक औषधि पौधों की अंकुरित होने और बढ़ने की क्षमता औषधीय मिट्टी के चमत्कारी प्रभावों के कारण है। इस आधे एकड़ के औषधीय जड़ी बूटी के खेत के लिए झाओ शेंग ने पूरी पहाड़ी की खुदाई की और एकत्रित की गई सारी औषधीय मिट्टी को इस भूमि पर डाल दिया। अब तो इसका असर वाकई शानदार दिख रहा है। इन आध्यात्मिक औषधियों के अतिरिक्त औषधीय क्षेत्र के दूसरे आधे हिस्से में बैंगनी कीवी, गैनोडर्मा, ब्लड स्वॉर्ड ग्रास और ड्रैगन फ्रूट जैसी देशी आध्यात्मिक औषधियां लगाई जाती हैं। झाओ शेंग ने उन्हें एक-एक करके प्रत्यारोपित किया। जब उन्हें स्थानांतरित किया गया था, तब वे कम से कम कई सौ साल पुराने थे। 300 साल बीत गए। कुछ स्पिरिट मेडिसिन को छोड़कर जो परिपक्व होने के बाद मुरझा जाती हैं, अधिकांश स्पिरिट मेडिसिन अभी भी अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। झाओ शेंग ने उन्हें गिना और मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। सरसरी नजर डालने पर पता चला कि औषधीय क्षेत्र में क्रिम्सन फायर फंगस के 3 पौधे ऐसे थे जो 500 साल से अधिक पुराने थे। हालांकि क्रिम्सन फायर फंगस सबसे आकर्षक नहीं था। झाओ शेंग की निगाहें अनायास ही औषधीय जड़ी बूटियों के खेत के केंद्र की ओर चली गई। उस समय एक आध्यात्मिक पौधा उगा जो 7 फीट लंबा था, कलाई जितना मोटा था, जिसकी शाखाएं और पत्तियां सफेद जैत की तरह साफ थी और जिसका आंतरिक भाग नसों के जाल से ढका हुआ था। आध्यात्मिक पौधे की नसों के भीतर पन्ना हरे रंग की आध्यात्मिक तरल की धाराएं लगातार बहती रहती थी, जिससे इसे एक असाधारण रूप से रहस्यमय रूप मिलता था। ये औषधीय क्षेत्र के केंद्र में गर्व से खड़ा है, जैसे मुर्गियों के बीच खड़ा सारस अपने चारों ओर मौजूद कई आध्यात्मिक औषधियों पर नजर रखता है। इस आध्यात्मिक पौधे को देखकर झाओ शेंग ने अविश्वास से कहा, सफेद जेड और नीला रक्त।
एक विकृत अद्भुत आध्यात्मिक शाखा। झाओ शेंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल स्पिरिट मेडिसिन का क्षेत्र इतने दुर्लभ और कीमती पौधे का पोषण कर सकता है। उत्परिवर्तित आत्मा की शाखा, जिसे एजियो ब्लड ट्रेजेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है, लाखों में एक होती है जो इसे दुनिया में अत्यंत दुर्लभ बनाती है। यह उन बहुत कम दुर्लभ खजानों में से एक है जिनका उपयोग किसी भी श्रेणी के अमर लोगों की मरम्मत के लिए किया जा सकता है, और यहाँ तक कि रूपांतरण आत्मा के सच्चे स्वामियों पर भी इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। नीले रक्त वृक्ष द्वारा उत्पादित नीला रक्तमृत साधकों की दिव्य आत्मा को शुद्ध कर सकता है, चाहे आप रूपांतरण आत्मा के सच्चे स्वामी हो या शिशोधन के नौसिखिया हो। वह आश्चर्यजनक है। दाव रूपांतरण आत्मा के सच्चे स्वामी को जानना ही इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम खजाने हैं जो इन पुराने राक्षसों को हिला सकते हैं। इसके अलावा यह एक दुर्लभ और बहुमूल्य पदार्थ है जो आदिम आत्मा को शुद्ध कर सकता है। अमर लोक की मरम्मत के लिए कम से कम 200,000 स्पिरिट स्टोन की शुरुआती कीमत वाली वस्तुओं की आवश्यकता होती है। झाओ शेंग ने 60,000 स्पिरिट स्टोन से कम में ड्रैगन का जीव का 100 साल का पट्टा हासिल कर लिया, साथ ही 2,000 स्पिरिट स्टोन का वार्षिक किराया भी दिया। 100 वर्षों में ये केवल 260,000 स्पिरिट स्टोन होंगे। ये स्पिरिट स्टोन केवल एक बूंद खून खरीदने के लिए ही पर्याप्त है। झाओ शेंग जल्दी से वहां पहुंचा और सावधानीपूर्वक ऊंचाई नापी। 7 फीट 3 इंच। ये तो अफसोस की बात है कि इसकी ऊंचाई 9 फीट से कम है। झाओ शेंग ने अफसोस से आह भरी। 8 फीट की ऊंचाई एक आत्मा है, 9 फीट की ऊंचाई एक खजाना है। केवल 9 फीट से अधिक ऊंचे पेड़ ही बहुमूल्य वृक्ष माने जाते हैं। केवल 9 फीट से अधिक ऊंचा रक्त वृक्ष रूपांतरण आत्मा के सच्चे स्वामी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि 9 फीट से कम ऊंचाई वाले वृक्ष बेकार है, लेकिन उनका प्रभाव न्यूनतम होता है। हालांकि झाओ शेंग को अफसोस था, फिर भी वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। 7 फुट लंबा खून जैसे लाल रंग का पेड़ अपने आप में ही काफी अनमोल है। झाओ परिवार के लिए 8 फुट लंबा ब्लड ट्री अब कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसी विपत्ति थी जो उनके परिवार और कुल को नष्ट कर देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनगिनत नवजात आत्मा पूर्व जैसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पौधे की ओर आकर्षित होते थे। 7 फुट ऊंचा खजाना वृक्ष गोल्डन कोस्ट स्तर के अनुरूप है, जो झाओ परिवार के सहन करने की क्षमता की सीमा से थोड़ा ही अधिक है। इसी क्षण झाओ शेंग की आंखों में अचानक चमक आई और उसकी निगाह खजाने के पेड़ के नीचे की मिट्टी पर पड़ी। पेड़ की जड़ों के 3 फुट के दायरे में रेत के आकार के काले दानों की एक पतली परत थी। ये काली रेत आसपास की औषधीय मिट्टी से स्पष्ट रूप से बहुत अलग है। ये है। झाओ शेंग अचानक नीचे बैठ गया, एक चुटकी काली रेत उठाई और उसे सूंघा। इसका स्वाद मछली और कस्तूरी जैसी गंध से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हल्का कसैलापन भी होता है। कठिन दाव। झाओ शेंग की आंखें अचानक चमक उठी और उसने तुरंत अपनी उंगली मुंह में डालकर उसे कुछ बार घुमाया। इसका स्वाद और बनावट दोनों ही एकदम सही है। ये निस्संदेह एक पवित्र भूमि है। झाओ शेंग उछलकर खड़ा हो गया और जल्दी से चारों ओर देखने लगा। जहां पवित्र मिट्टी होती है, वहां पवित्र केचुए के घोंसले भी अवश्य होते हैं, क्योंकि मिट्टी केंचुओं का मल है। झाओ शेंग ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। ध्यान से देखने पर कोई भी ब्लड ट्री की जड़ों से शुरू होने वाला एक पतला काला रेत का रास्ता देख सकता है, जो पहाड़ की ढलान तक फैला हुआ है और अंत में मलबे के ढेर में गायब हो जाता है। झाओ शेंग कुछ कदम चलकर पास आया, नीचे झुका और मलबे के ढेर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा जड़ी बूटी के खेत की तुलना में अधिक केंद्रित है। ये देखते हुए कि केचुए ऐसे जीव नहीं है जो आत्मा के बिना जीवित रह सकते हैं, और वे मिट्टी खाते हैं और उसे उपजाऊ भूमि में बदल देते हैं। झाओ शेंग का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसके मन में एक साहसिक विचार आया। इस मलबे के ढेर के पीछे शायद कोई आध्यात्मिक नस छिपी हुई है। उनका अनुमान बेतुका नहीं था। तियांजू पर्वत में विभिन्न स्तरों की कई आध्यात्मिक धाराएं हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि इस दुनिया में एकमात्र लेवल 5 स्पिरिचुअल विंग तियांजू पर्वत के अंदर छिपी हुई है। हालांकि इस लेवल 5 स्पिरिचुअल विंग को लाखों साल पहले किसी अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति ने कैद कर लिया था। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि तियांजू पर्वत की अन्य आध्यात्मिक नसें मात्र इस 5वें स्तर की आध्यात्मिक नस का ही विस्तार है। झाओ शेंग जानता था कि दाव की अफवाह निराधार नहीं थी। अन्य बातों को एक तरफ रखते हुए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना तियांजू पर्वत के बादलों के त्रिविध सागर के ऊपर स्थित प्राचीन प्रतिबंध प्राचीन काल से लेकर आज तक बिना ढके कैसे कायम रह सका। ये स्पष्ट सिद्धांत ऐसा है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति पल भर में समझ सकता है। झाओ शेंग अब एक मीठी दुविधा में फंस गया है। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या चुने। क्या हमें पहले आध्यात्मिक नस का अन्वेषण करना चाहिए या पहले आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वो मुड़ा और औषधीय जड़ी बूटियों के खेत की ओर वापस चला गया। चूंकि आध्यात्मिक नस तो वैसे भी बाहर रखी जाएगी, इसलिए बेहतर है कि पहले आध्यात्मिक औषधि एकत्र कर ली जाए और सुरक्षा के लिए उसे थैली में रख लिया जाए। पाठक सेलिंग द सी ऑफ बुक्स को 200 सिक्कों के इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। आधे दिन बाद खेत में स्पिरिट मेडिसिन काफी कम हो गई थी और जमीन कुछ हद तक गड्ढेदार और असमान हो गई थी। झाओ शेंग ने अंतिम क्रिम्सन फायर फंगस को सावधानीपूर्वक भंडारण थैली में रख दिया। इसके बाद उसने पहले से तैयार किए गए स्पिरिट मेडिसिन के बीजों को निकाला, उन्हें औषधीय खेत में खाली जगहों पर सावधानीपूर्वक बिखेर दिया और अंत में उन्हें मिट्टी से ढक दिया। ये सब करने के बाद झाओ शेंग को अचानक एहसास हुआ कि वह एक और जटिल समस्या में फंस गया है। हमें उस ब्लड ट्री का क्या करना चाहिए। उसके स्टोरेज पाउच में सीमित जगह है, इसलिए वह उसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। क्या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना उचित है। झाओ शेंग कभी इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। जब तक ब्लड ट्री जीवित रहेगा, वो निरंतर ब्लड का उत्पादन करता रहेगा। सफलता की कुंजी एक स्थिर दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। कुछ देर सोचने के बाद झाओ शेंग ने फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देने का फैसला किया। इसके अलावा झाओ शेंग ने खून निकालने का अपना विचार स्थायी रूप से त्याग दिया। इस बहुमूल्य वृक्ष का रस निकालने से निश्चित रूप से इसकी वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस समय तक झाओ शेंग की महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ चुकी थी। अगर हम अगले जन्म तक इंतजार करें तो उस उज्जवल भविष्य के बारे में सोचकर झाओ शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। समय ये हमेशा उसका साथ देता है। कुछ देर आराम करने के बाद झाओ शेंग ने अपने थैले से एक कुल्हाड़ी निकाली और धीरे-धीरे पहाड़ की ढलान पर पड़े मलबे के ढेर की ओर चल पड़ा। बैंग 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 खुदाई और हथौड़े की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ झाओ शेंग ने अपनी सुरंग खोदने की यात्रा शुरू की। आध्यात्मिक नस पहाड़ के भीतर छिपी होनी चाहिए। अब झाओ शेंग को जो करने की जरूरत है वह है आध्यात्मिक शिला की भूमि तक जाने वाला मार्ग प्रशस्त करना। कुछ देर खुदाई करने के बाद झाओ शेंग अचानक रुक गया और उसका चेहरा कुछ हैरान सा हो गया। पहाड़ की दीवार के अंदर बड़े-बड़े पेड़ों की जड़ें भी उग रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस अविश्वसनीय रूप से विशाल और रहस्यमय पेड़ की बची हुई जड़ें हैं। और जड़ों की दिशा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह आध्यात्मिक नस की ओर बढ़ रही है। इस विचार की पुष्टि करने के लिए झाओ शेंग ने पेड़ की जड़ों की दिशा में पहाड़ की ढलान को खोदने की पहल की। 2 दिन बाद झाओ शेंग ने 3 झांग गहरी और एक व्यक्ति जितनी ऊंची सुरंग खोदी थी। सुरंग के अंत में खड़े होकर झाओ शेंग अपने चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता में थोड़ी वृद्धि महसूस कर सकता था। हालांकि यह बहुत छोटा है, फिर भी इसे पहचाना जा सकता है। अंततः उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला। जैसे-जैसे खुदाई गहरी होती गई, झाओ शेंग को यह देखकर निराशा हुई कि पहाड़ के अंदर पेड़ों की जड़ें घनी होती जा रही थी, जिससे अक्सर उनकी खुदाई में बाधा आ रही थी। फिर भी झाओ शेंग ने पेड़ की जड़ों से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखी, क्योंकि यहाँ पेड़ों की जड़ें न केवल ढलान पर मौजूद जड़ों की तुलना में अधिक ताज़ी दिखती हैं, बल्कि उनमें जीवन शक्ति का हल्का सा आभास भी होता है। इससे झाओ शेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। पिछले जन्म में उसके मन में आया एक विचार इस समय फिर से उसके दिमाग में उभर आया। एक माह बाद भूल से सना हुआ झाओ शेंग गुफा से बाहर रेंगता हुआ निकला और अपने भंडारण थैली से मलबा निकालकर गुफा के बगल में चट्टानों के एक विशाल ढेर पर फेंक दिया। 1 महीने तक लगातार खुदाई के बाद नहर की लंबाई 100 झांग से अधिक हो गई है। हालांकि आध्यात्मिक नस का अभी भी कोई निशान नहीं है, केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो लगभग ड्रैगन काप झील के बराबर है। आध्यात्मिक नस के केंद्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता सभी संकेत बताते हैं कि यह आध्यात्मिक धारा ड्रैगन काप झील से कहीं अधिक उच्च गुणवत्ता की है। यह उच्च कोटि की आध्यात्मिक धारा हो सकती है या फिर द्वितीय कोटि की भी हो सकती है। पत्थरों को खाली करने के बाद झाओ शेंग गुफा में लौटने ही वाला था कि अचानक उसे ऊपर बादलों से गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे आंधी के दौरान लगातार गरजने वाली धीमी गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट की आवाज दूर से आ रही थी और धीरे-धीरे और भी भयानक होती जा रही थी। क्या हुआ? झाओ शेंग आश्चर्यचकित दिखे। उनके मन में एक अनहोनी का एहसास घर कर गया। अचानक उसने पहाड़ की दीवार से लगातार बारीक चटकने की आवाजें सुनी, मानो कुछ जम रहा हो। एक पल में झाओ शेंग ने बाहर के तापमान में तेजी से गिरावट महसूस की और फिर उसने पहाड़ की दीवार पर तेजी से पाला जमते हुए देखा। जैसे ही एक तेज सीटी की आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी, ऊपर से कोहरे में से ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से नीचे आया। झाओ शेंग की खोपड़ी को छूता हुआ गुजरा और तुरंत पहाड़ की दीवार से टकरा गया। पलक झपकते ही पहाड़ की दीवार के पास सफेद पाले की एक मोटी परत जम गई। शीत लहर अपने साथ बेहद कम तापमान लेकर आई, जिससे ठंड हड्डियों तक पहुंच गई, जिसके कारण झाओ शेंग की त्वचा में झुनझुनी होने लगी और ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर झाओ शेंग का चेहरा एकदम बदल गया और वह घबराकर चिल्लाया, अरे नहीं, इस साल की शीत लहर समय से पहले ही आ रही है। उसी क्षण आसपास का कोहरा शांत होने लगा। ऊपर से अचानक अनगिनत ठंडी हवा की धाराएं नीचे उतरने लगी, जिससे आसपास का कोहरा लगातार हिलने लगा। तापमान में एक बार फिर काफी गिरावट आई। झाओ शेंग ने देखा कि कोहरे में अचानक अनगिनत सफेद बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए, जो हल्की सरसराहट की आवाज के साथ नीचे गिर रहे थे और देखने में बिल्कुल बर्फ और हिम की तरह लग रहे थे। लेकिन वह जानता था कि बर्फ के ये टुकड़े बर्फ और हिम से कहीं ज्यादा ठंडे थे। जैसे ही तापमान हिमांक बिंदु तक गिरा, आसपास के क्षेत्र में कोहरे की सघनता में तेजी से कमी आई। झाओ शेंग को अचानक एहसास हुआ कि उसकी दृष्टि पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वह चाहता था कि ऐसा कुछ भी न हुआ होता। झाओ शेंग ने आकाश की ओर देखा तो पाया कि क्षितिज अंतहीन सफेद रंग से भरा हुआ था। उसके लिए ये
भयावह दृश्य था जब उसने बादलों की सबसे ऊपरी परत से एक सफेद रेखा को उभरते हुए देखा जो नीचे की ओर और बाएं से दाएं अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। सफेद शीतलहर लगातार फैलती रही और अपनी प्रचंड शक्ति से सब कुछ कुचलती चली गई। तियांजु पर्वत की ऊंचाई को देखते हुए वहां ठंडी हवाओं और अचानक शीतलहरों का आना सामान्य नहीं है। ये तियांजु पर्वत की अनूठी जलवायु का प्रतिबिंब है। लेकिन हर साल जब शीतलहर आती है तो उसके संकेत हमेशा मिलते हैं। आज की तरह अचानक आगमन नहीं हुआ। मौसम बेहद ठंडा है और तापमान में स्वाभाविक रूप से गिरावट आनी चाहिए, लेकिन तियांजु पर्वत के आसपास की ठंडी हवा की धाराएं अपनी अराजक प्रकृति के लिए जानी जाती है। भयंकर उथल-पुथल के बीच अनगिनत ठंडी धाराएं हड्डियों को जमा देने वाले बर्फ के भाले में बदल गईं, जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर इधर-उधर बहती रहीं और अपने साथ आसपास के बादलों और कोहरे को भी बहा ले गईं। इस तरह की शानदार घटना की कल्पना अधिकांश लोग बिना इसे प्रत्यक्ष रूप से देखे शायद ही कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसे मानवीय शक्ति से रोका नहीं जा सकता। जैसे ही झाओशिंग गुफा में छिपने ही वाला था, उसी समय इस क्षेत्र में रहने वाले एक भयंकर पक्षी याओ बीस ने भी आने वाली शीतलहर को भांप लिया। आमतौर पर निडर और खूंखार माने जाने वाले ये याओ बीस शिकारी पक्षी अचानक आई ठंड से भयभीत प्रतीत हुए। वे इधर-उधर भागने लगे, कुछ नीचे कूद गए तो कुछ चट्टानों की दरारों और गुफाओं में छिप गए। आप जो भी विकल्प चुनें, आपको इस प्राकृतिक आपदा से बचना ही होगा। पलक झपकते ही झाओशिंग की नजरों में मौजूद आधे से ज्यादा जीव गायब हो गए। हालांकि कुछ लोग बदकिस्मत रहे और शीतलहर के मोर्चे से बचने का समय नहीं मिला। भागने के दौरान वे आधे रास्ते में ही शीतलहर की चपेट में आ गए। यह एक बड़ी समस्या है। ये तो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। तियांजु पर्वत में भी, लेकिन धूप वाले हिस्से में अनगिनत जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले लोग आकाश से गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों को देख रहे थे और उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उनके मन में हलचल मच गई। अधिकांश किसान बहुत अंधविश्वासी होते हैं। अधिकांश लोगों का दृढ़ विश्वास है कि तियांजु पर्वत पर शीतलहर बिना किसी कारण के समय से पहले नहीं आई, बल्कि यह 3 महीने पहले ही आ गई। यह एक अशुभ संकेत होना चाहिए और तियांजु पर्वत के ऊपर बादलों की ऊपरी परत में कोई जबरदस्त बदलाव जरूर हुआ होगा। शायद कोई बड़ी आपदा आने वाली है या शायद एक नए रहस्यमय क्षेत्र का जन्म होगा। दूसरी ओर पहाड़ी पर स्थित स्पिरिट मेडिसिन गार्डन में झाओशिंग तेजी से गंदगी साफ कर रहा था। इस समय आसपास की धूल ठंडी हवा के कारण बर्फ के कणों में बदल गई, जो हवा में बेतहाशा नाच रहे थे और दम घोटने वाली ठंडक फैला रहे थे। शीतलहर तेजी से आगे बढ़ी और अनगिनत याओ जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए उन्मादी नरसंहार में उतर आए। जैसे ही झाओशिंग गुफा में प्रवेश करने वाला था, वह मुड़ा और ऊपर देखा। एक नजर में ही उसने देखा कि चारों ओर खून, मांस, छल और पंख उड़ रहे हैं। अनगिनत याओ राक्षस अलग-अलग आकार के हवा में भाग रहे थे और लड़ रहे थे और जानवरों की दहाड़ें और पक्षियों की चीखें आकाश में गूंज रही थी। बैंग बैंग, झाओशिंग ने जल्दी से मलबे का एक बड़ा ढेर हटाया और गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। गुफा में जल्दी घोर अंधेरा छा गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी से आना, एक हल्की सी आवाज के बाद झाओशिंग की हथेली में अचानक मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला प्रकट हुआ। आग के गोले ने पल भर में गुफा को रोशन कर दिया। प्रकाश की उपस्थिति में लोग स्वाभाविक रूप से तनावमुक्त हो जाते हैं। गुफा के बाहर से आ रही हल्की-हल्की चीख पुकार और चिल्लाहट की आवाजें सुनकर झाओशिंग का तनावपूर्ण मूड आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। उसने ठंड से बचने के लिए तुरंत आग जला दी। 3 दिन बाद झाओशिंग ने गुफा के अंदर तापमान में तेजी से वृद्धि महसूस की। उन्हें पता था कि शीतलहर गुजर चुकी है, इसलिए वह उठा और बाहर चला गया। कुछ ही क्षण बाद पहाड़ी पर पड़े मलबे के ढेर को एक तरफ धकेल दिया गया और झाओशिंग गुफा से बाहर निकला। हालांकि अगले ही पल वह चौंक गया और उसका शरीर अचानक जम गया। उसी क्षण उसकी निगाहें ढलान के किनारे से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए एक विशालकाय बंदर के सिर से मिली। ओह, मैं मरने जा रहा हूं। झाओशिंग मन ही मन खुशी से झूम रहा था। झाओशिंग उस विशालकाय बंदर से अनजान नहीं था जिसे वह भूल रहा था। अपने पिछले जीवन में उसने दूसरे पक्ष की क्रूरता को एक से अधिक बार देखा था। 4 भुजाओं के साथ जन्मा और अद्वितीय दिव्य शक्ति से युक्त ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की युद्ध शक्ति वाला 4 भुजाओं वाला भयंकर मानव है। लेकिन जैसे ही विशाल 4 भुजाओं वाला भयंकर बंदर जैसा शरीर तेजी से प्रकट हुआ, झाओशिंग ने तुरंत हमला न करने की शर्त पर राहत की सांस ली। वह इस तरह के क्रूर जानवरों को जानता था जब तक उन्हें उकसाया नहीं जाता था। 4 भुजाओं वाला बंदर आमतौर पर हमला नहीं करता था जब तक कि उसे अच्छी तरह से भोजन न मिला हो। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उस खूंखार बंदर का इरादा किसी को मारने का नहीं था। बस एक अजीब बात है, उसे ऐसा क्यों लगा कि उस भयंकर बंदर की आंखों में भय झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे खुद से ही डरे हुए हो। यह विचार अभी पूरी तरह से गायब भी नहीं हुआ था कि झाओशिंग को अचानक अपने ऊपर अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और पलक झपकते ही जमीन पर एक बड़ी छाया दिखाई दी। अगले ही पल झाओशिंग हक्का-बक्का रह गया। अचानक 4 भुजाओं वाले भयंकर बंदर के सिर पर एक विशाल चांदी का पंजा प्रकट हुआ। उस पंजे में 4 उंगलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पर चाकू जैसे नुकीले नाखून थे। पंजा बहुत विशाल था। बंदर का सिर पहले से ही एक वॉश बेसिन के आकार का था, फिर भी उसके 5 लंबे नुकीले पंजे आसानी से उस विशाल सिर को अंदर धकेल देते थे। एक हल्की सी झंझनाहट के साथ उस खूंखार बंदर का सिर बिना कोई आवाज निकाले टुकड़ों में बिखर गया। लाल और सफेद रंग के मिश्रण में खून तेजी से निकला और 4 भुजाओं वाले खूंखार बंदर की गर्दन से निकला खून 2 झांक की ऊंचाई तक उछला, जिससे पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खून से लथपथ हो गया। खून की दुर्गंध तुरंत हवा में फैल गई और झाओशिंग की सांस गले में अटक गई। उसी क्षण एक विशालकाय शरीर धीरे-धीरे उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ। सबसे पहले एक विशाल सिर था। 4 भुजाओं वाले उस बंदर का शरीर एक विशालकाय हाथी जितना बड़ा था, लेकिन उसका विशाल सिर उससे भी बड़ा था। इसके अलावा सिर के नीचे मौजूद विशाल शरीर का जिक्र करना भी जरूरी है, जो धुंध में धुंधला सा दिखाई दे रहा था, दर्जनों फीट तक फैला हुआ था, किसी पहाड़ की तरह भव्य। दोनों की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जब झाओशिंग ने अंततः उस विशालकाय जानवर का पूरा रूप देखा तो वह सदमे से कौंध उठा। उस जानवर का सिर ऊंट जैसा था, जिसके चौड़े माथे से 3 फुट लंबा चांदी जैसा सफेद छोटा सींग निकला हुआ था और मगरमच्छ जैसे नुकीले दांतों वाला एक खुला हुआ मुंह था। उसके मोटे होठों से 2 लंबी मांसल मूंछें हवा में लहरा रही थी। चांदी जैसे सफेद शंखों की पत्ते सिर और गर्दन से लेकर पूंछ तक फैली हुई है। इसके अलावा इसके लंबे पतले शरीर के नीचे जो कई फीट लंबा होता है, हिरण जैसे 4 मोटे निचले अंग होते हैं, जिनके बिल्कुल सिरों पर 4 नुकीले नाखून होते हैं। उस विशालकाय जीव के नीचे बादलों और धुंध का एक विशाल विस्तार घूमता रहता है, मानो उसे सहारा दे रहा हो या शायद केवल सजावट के रूप में काम कर रहा हो। बादल अजगर का पीछा करते हैं, हवा बाघ का पीछा करती है। इस तरह की असाधारण घटना केवल अमरलोक में मौजूद एक प्रकार के शक्तिशाली प्राणी के पास ही हो सकती है। ये क्लाउड ड्रैगन कैसे हो सकता है? क्या वे हमेशा बादलों के समुद्र की चौथी परत के ऊपर ही नहीं पाए जाते? झाओशिंग बहुत डर गई थी और लगभग चीखी पड़ी थी। क्लाउड ड्रैगन तियांजु पर्वत के अधिपति हैं, जिनमें से प्रत्येक गोल्डन कोर का मुकाबला करने में सक्षम है। चाहे ये सौभाग्य था या दुर्भाग्य, इस विशालकाय अजगर को ढलान पर मौजूद छोटे-छोटे कीड़ों की कोई परवाह नहीं थी। इसने बस अपने विशाल शरीर को पूरी तरह से ऊपर की ओर फैला दिया और ढलान के अधिकांश हिस्से को घेर लिया। सौभाग्यवश अजगर का शरीर हवा में लटका हुआ था। अगर यह जमीन पर होता तो ढलान पर स्थित पूरा स्पिरिट मेडिसिन गार्डन नष्ट हो जाता और तब झाओशिंग के पास रोने के लिए कोई जगह नहीं बचती। झाओशिंग को बहुत पछतावा हुआ, वो लापरवाह हो गया था। ये जानते हुए कि शीतलहर के बाद अक्सर कई शक्तिशाली रोगजनक होते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम बादल सागर के स्वर्गीय सेनापति निचले स्तर पर प्रकट होते हैं, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से गुफा से बाहर निकल गया। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह एक अक्षम्य गलती साबित हुई, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। झाओशिंग ने सभी व्यर्थ विचारों को दृढ़ता से दबा दिया और छोटे-छोटे कदमों से पीछे हटते हुए चुपचाप गुफा में वापस जाने का मौका तलाशने लगा। झाओशिंग को अब बस यही उम्मीद थी कि उन जियाओं ने उसे नोटिस न किया हो। हालांकि अगले ही पल एक गहरी और राजसी ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और एक अंतहीन जबरदस्त भयानक दबाव झाओशिंग की ओर बढ़ गया। तेज फूंक की आवाज के साथ झाओशिंग इतनी करीब से आ रही उस गर्जना का सामना करते हुए ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसके सिर पर किसी विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो। उसके विचार जम गए और उसे बुलेट टाइम को सक्रिय करने का मौका भी नहीं मिला। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसका दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उछला और ढलान के अंत में चट्टान की दीवार से टकराकर अंततः रुक गया। उल्टी उठने की कोशिश करने के बाद झाओशिंग को अपने खून में उथल-पुथल महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना मुंह खोलकर गुलाबी बुलबुलों के साथ मिला हुआ बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। साथ ही आंतरिक अंगों के छोटे-छोटे टुकड़े भी बाहर निकल आए। गोल्डन कोर स्तर का क्लाउड ड्रैगन इतना भयानक था कि उसने केवल एक दाव आफ्टरशॉक से ही उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हुए भी झाओशिंग शांत रहे। सबसे बुरी स्थिति में मैं मर जाऊंगा, हमेशा एक और जीवन होता है। झाओशिंग ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली, अपनी छाती और पेट से खून खाकर बाहर निकाला और चट्टान की दीवार के सहारे खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसी समय उसने दवाइयों की एक बोतल निकाली और बिना सोचे समझे अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दवाइयों की पूरी बोतल अपने मुंह में उड़ेल दी। उसी क्षण ऊपर का कोहरा अचानक हिंसक रूप से उमड़ आया और झाओशिंग ने अचानक अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखों के सामने फिर से एक धुंधलापन ही दिखाई दिया। आसमान से घना कोहरा नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया, जो फिर एक संकरी दरार में फट गया। तभी एक चमकदार तलवार जैसी इंद्रधनुषी आकृति हवा को चीरती हुई निकली और बादल के अजगर के दहाड़ते ही वह उसकी पीठ में जा घुसी। तभी झाओशिंग को तलवार की एक हल्की सी गूंज सुनाई दी जो मानो आकाश के पास से आ रही थी। घने कोहरे के भीतर से अचानक एक दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंज उठी। इसके तुरंत बाद बादल उमड़े और छट गए, जिससे अजगर का खून से सना हुआ शरीर दिखाई दिया, जिसकी पीठ के बीचों-बीच 2 झांग लंबी हड्डी का घाव खुला हुआ था। झाओशिंग को अंततः एहसास हुआ कि उन जियाओं पर किसी ने हमला किया था और वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगा। झाओशिंग स्वाभाविक रूप से आगंतुक की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन मुद्दा यह नहीं था। उसे उस व्यक्ति को ठीक से देखने का समय नहीं मिला। उसने जमीन से छलांग लगाई और तीर की तरह गुफा में घुस गया।
गुफा में प्रवेश करते ही झाओ शेंग ने अपने दाहिने हाथ से भंडारण थैली में हाथ डाला और अगले ही पल उसकी हथेली में एक छोटी सी दिव्य दृष्टि प्रकट हुई। पलक झपकते ही ताबीज की थाली पर मौजूद 18 ताबीजों की 2 परतें एक साथ आग की लपटों में गिर गईं। स्वर्ण कवच, जलभवर ढाल, पत्थर की दीवार, एक दर्जन से अधिक रक्षात्मक मंत्रों ने तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। ये देखकर झाओ शेंग को राहत महसूस हुई, फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और वह बेहोश हो गया। ये स्पष्ट नहीं है कि कितना समय बीत गया, लेकिन झाओ शेंग धीरे-धीरे जागा और अचानक उसका शरीर अकड़ गया। उसी क्षण एक हल्की सी सुगंध मेरी नाक में समा गई, जो देर तक बनी रही। कुछ ही देर बाद एक मधुर महिला आवाज सुनाई दी, क्या तुम जाग गए हो? झाओ शेंग ने खुद को संभाला, अपनी आंखें खोली और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है सफेद रंग की एक स्कर्ट, जिसके किनारे से एक जैती तलवार लटक रही है जो उसे अपनी जगह पर टिकाए रखती है। झाओ शेंग ने ऊपर देखते हुए पाया कि उसकी कमर पर हल्के से एक सादे रंग का रिबन बंधा हुआ था। सादे रंग के इस कपड़े पर बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए सुंदर और नाजुक पैटर्न बुने गए थे, लेकिन उनकी बारीकियां तुरंत स्पष्ट नहीं थी।